टॉपिक कौन सा है हमारा? अगर कंप्यूटर जी सुन रहे होंगे तो इस टॉपिक का नाम चेंज करके विलोम शब्द करना है। क्या करना है? विलोम शब्द। ठीक है, अच्छी बात है। 2 दिन तक आपका ये टॉपिक चलेगा, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो एक टॉपिक है जी हमारा, जिस टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। इस विलोम शब्द की ना एक फाइल आपको आज मिल गई होगी। आपके नोट्स सेक्शन में एक फाइल अपलोड करवाई है कुछ ही समय पहले विलोम शब्द की। मैं उस फाइल को दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पर वो फाइल खुली है क्या? बिल्कुल खुली है। देखो ये रही। इस तरीके की फाइल है। इस फाइल पर जैसे पर्यायवाची के तहत हमने कुछ कार्य किया था ना, वैसा ही कार्य है। ये आपके पहले दिन के टारगेट है, क्योंकि हम देखिए विलोम शब्द ना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा से मेरा तात्पर्य है कि 2000, 2500 या 10,000 बहुत सारे इंपोर्टेंट शब्द हैं। हमें सब नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ चुनिंदा शब्द पढ़ने हैं और वो एक निश्चित टारगेट पर होगा। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, वैसे ही इस फाइल को 2 बार पढ़ना है, एक आज और एक आज से 7 दिन बाद, फिर 14 दिन के बाद इस फाइल को जैसे अखबार पढ़ते हैं। रही कसर जो कमी होगी वो हम पूरा क्लास में करते रहेंगे, ठीक है ना? इस जैसे इसका मतलब ये है कि सर ये सभी के सभी ना मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द है जो कि डे 1 के टारगेट है आपके। डे 1 में ना हमने 2 पेज रखे हैं, ठीक है? जितना आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि इसको 10 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। कि सर पहले दिन बस हमें 2 पेज पढ़ने हैं और उसके बाद सर हमें क्या पढ़ना है, फिर ये सर डे 2 के टारगेट है यानी दूसरे दिन के। कुल मिलाकर अगर ऐसे करते-करते अगर हम यहाँ पर आ गए ना, यानी विलोम शब्द जो टॉपिक है हमारा लास्ट और लास्ट कितने दिन का टॉपिक है? विलोम शब्द जो टॉपिक है हमारा, अगर हम यहाँ पर देखें कि सर जी लास्ट जो है 5 दिन के टारगेट है। कितने? 5 दिन, यानी 10 पेज है। प्रत्येक दिन केवल 2 पेज पढ़ने हैं और उन पेजों को फिर 7वें दिन पर रिपीट करना है। बोलो कि सभी लोग करोगे, ठीक है ना? इंपोर्टेंट है, मैं कोई 2000 4000 शब्द पढ़ने के लिए आपसे कह ही नहीं रहा। वही कसर जो कसर होगी ना वो हम क्लास में पूरी करते चलेंगे। लेकिन इन सभी शब्दों को क्लास में करवा पाना लगभग 60 दिन की क्लासेस चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ कार्य मैं कर रहा हूँ, कुछ कार्य आप करते रहिएगा। ये नोट्स में इसको प्रिंट करा के अपने पास रखे जाने का प्रयास करिएगा। 5 दिन के टारगेट है, जैसे पर्यायवाची में पढ़े थे। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए इसकी बेसिक बातें हमें समझनी है। बेसिक बातें से सर हमारा मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि साहब मुझे बताइए कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? दिन का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ जरा, दिन का विलोम शब्द यानी दिन का उल्टा रूप क्या होगा? दिन का उल्टा रूप बच्चे को लगभग पता है, यानी जिसमें भी थोड़ी सी समझ है ना वो जानता है कि दिन का विलोम शब्द रात होता है। सीधी सी बात है। फिर अगर मैं सवाल को थोड़ा बहुत टफ कर दूं, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया रात्रि। क्या लिखा मैंने? रात्रि। रात्रि को ही सर विवाहवरी कहते हैं। मैंने एक और शब्द लिखा निशा। मैंने एक और शब्द लिखा निसी। मैंने एक शब्द लिखा यामिनी। मैंने एक और शब्द लिखा रजनी। मैंने एक और शब्द लिखा रैन। मैंने एक शब्द लिखा विवाहवरी। मैंने एक शब्द लिखा छपा। मैंने एक शब्द लिखा राका। मैंने एक शब्द लिखा कुहू। मैंने एक शब्द लिखा तिमिस्रा। ये सभी रात के पर्यायवाची है। ये सभी रात के पर्यायवाची है। अब मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ पर रात लिखा है, अब बताओ कि अब इन इतने सारे विकल्पों में से इसका विलोम शब्द क्या होगा? इतने सारे विलोम शब्दों में से यानी इतने सारे शब्दों में से ये सभी रात का अर्थ है इनका, यानी सभी रात की पर्यायवाची है। लेकिन रात का कि सर अब बताओ क्या होगा? इसे चाहे कितने भी शब्द लिख दो, लेकिन अगर हमें पता है कि दिन का विलोम शब्द रात होता है तो हम तो जी रात को ही चुनेंगे। ये चीजें हमें रटी हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता। कारण समझने का प्रयास करना है कि सर अगर दिन का विलोम शब्द पूछा गया, भले ही सभी के सभी रात की ही पर्यायवाची थी, लेकिन प्रायोरिटी पर तो हमने रात को ही चुना, ठीक है ना? रात्रि भी था, विवाहवरी भी था, निशा, निसी, यामिनी, रजनी, रैन, ये सभी रात की ही पर्यायवाची थे। कारण यहाँ पर है, कोई भी शब्द अगर उसकी भाषा आपने पहचान ली है कि किस भाषा का शब्द है, समान प्रवृत्ति के शब्द का समान ही प्रवृत्ति में उत्तर करना होता है, यानी संस्कृत के शब्द का संस्कृत में, हिंदी के शब्द का हिंदी में उत्तर, कभी विलोम शब्द से उत्तर गलत नहीं होते। ज्यादातर हमारे विलोम शब्द जो गलत होते हैं ना, वो इसी पैटर्न पर गलत होते हैं कि संस्कृत का शब्द था, हिंदी में उत्तर करके चले आए थे, या हिंदी का शब्द था, संस्कृत में उत्तर करके चले आए। दिक्कत हो गई तो अंक कटे। ठीक, अगर आप यहाँ तक भी पहचान पाओ कि सर दिया गया शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में ही करना सर हमें होता है। संज्ञा का विलोम शब्द सर संज्ञा में ही करना होता है। अगर यहाँ तक पहचान पाओ कि दिया गया शब्द विशेषण है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण का विलोम शब्द विशेषण में, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया में, सर्वनाम का सर्वनाम में, मतलब जिस प्रवृत्ति का शब्द होगा उसी प्रवृत्ति में उसका उत्तर कभी उत्तर गलत नहीं होंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, एक सवाल मैंने पूछा कि मुझे बताइए राजा एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प दे रहा हूं, ठीक है ना? बताइए कि राजा एक शब्द है, इसका विलोम शब्द रानी है क्या? राजा एक शब्द है, इसका विलोम शब्द प्रजा है क्या? राजा एक शब्द है, इसका विलोम शब्द भिखारी है क्या? राजा एक शब्द है जिसका विलोम शब्द रंग है क्या? उत्तर बताओ कि राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या होगा? तो सर राजा, अब देखो है तो ये सभी रात के ही विलोम शब्द, माफी चाहूंगा, है तो ये सभी दिन के ही विलोम शब्द, लेकिन प्रायोरिटी पर सर हमने इसको रात उत्तर में माना, ठीक है ना? क्या माना? रात। अब सर मुझे पता है तो राजा के ये अलग अलग क्षेत्र में सभी विलोम शब्द हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर जो हमारा उत्तर होगा ना वो होगा रंग, क्योंकि दोनों संस्कृत के शब्द थे और दोनों समान प्रवृत्ति के शब्द थे। अगर राजा संज्ञा है तो रंग संज्ञा है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं, वही जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? वही जाति, दोनों ही जातिवाचक संज्ञाओं के रूप रहे। एक स्टेप और आगे चलते हैं। इस चीज को ना सवालों के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा, ये एक सवाल है, इस सवाल का ध्यान से उत्तर करने का प्रयास करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा, यानी हमें उसका उल्टा शब्द चयन करना है। हमसे पूछा कि कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, आराम से पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको पहचाने जाने का क्रम देखें, प्राचीन एक शब्द है सर, और प्राचीन का मतलब क्या होता है सर? प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है सर? बहुत पुराना। उधर एक शब्द लिखा है अर्वाचीन। अभी के लिए शब्दों का अर्थ भी जानते हुए चलिए, आगे काम आएंगे। जैसे अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक मतलब नया, इसी को नूतन भी कहते हैं, इसी को अधुनातन भी कहते हैं, ठीक है ना? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आधुनिक के। इसी को अधुनातन भी कहते हैं। तो सर प्राचीन अर्वाचीन दोनों ही जटिल शब्द, दोनों ही संस्कृत के हैं, और संस्कृत के हैं तो बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई गलती नहीं है। एक और शब्द सर मुझे दिखाई दिया स्थावर, और स्थावर के बारे में अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं तो स्थावर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सर रुका हुआ। स्थावर का अर्थ क्या है? रुका हुआ। दूसरी तरफ वहीं सर एक शब्द लिखा है जंगम। जंगम का मतलब होता है चलायमान। जंगम का अर्थ क्या होता है? चलायमान, यानी जो गतिशील अवस्था में हो। दोनों संस्कृत के शब्द, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। एक मैंने कहा सम्मुख, एक शब्द क्या लिखा है? एक शब्द और दिखाई दिया मुझे, एक शब्द मिला सम्मुख, और सम्मुख का मतलब क्या है? जो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हो, आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो। इस आ को हम पढ़ चुके हैं, आ का मतलब होता है तक, जो मुख तक आता हो, जो मुख तक आता हो, इसका भी मतलब होता है आंखों के सामने। इसे सम्मुख और आमुख ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और पर्यायवाची शब्द तो पूछे नहीं है, विलोम शब्द पूछा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विमुख, जो आपकी आंखों के विपरीत हो। इसका सटीक विलोम शब्द क्या होगा? विमुख। सर यहाँ पर एक शब्द है ह्रास। क्या है? सर इसका मतलब है हास है ना? हाँ, सर हाँ, हास एक शब्द है जिसका मतलब होता है रोना, मतलब हंसना। इसका विलोम शब्द होता है रोना, रोदन का। हास रोदन, ये अपने आप में विलोम शब्द है, तो इसका जो सटीक उत्तर होगा ना ये होगा विकल्प क्रमांक सी। विकल्प क्रमांक सी, ठीक है ना? ठीक है सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस आपका जो है हिंदी का मुश्किल से, आज तारीख कितनी है? आज है 28। खींच कर 10-12 क्लासेस और मानो आप, ठीक है ना? खींच कर 10-12 क्लासेस और, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस चालू करा देंगे, ठीक है ना?
पूरी तत्सम तत्व भी पढ़ेंगे ना, जैसे ही ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है उसके बाद तत्सम तत्व, ठीक है ना, सीधा हम क्या पढ़ेंगे तत्सम तत्व। आपकी परीक्षा की डेट की तिथि के बारे में कोई जानकारी है क्या? जनवरी में एग्जाम फिक्स है सर, अच्छा कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है अभी या फिर ये केवल अलग अलग सोर्सों से पता चला है? हम जनवरी तो बहुत दूर की बात रही, हम दिसंबर में ही आपका सिलेबस कवर करा देंगे और मुश्किल से 10 तारीख तक। प्लान तो था कि इसी महीने में आपका सिलेबस कवर हो, लेकिन हम चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चले, बेसिक बेसिक चीजें हमने नहीं समझे, जब पढ़ी रहे थे तो अच्छे से, ठीक है ना। मुश्किल से 10 तारीख तक ये आपका जितना भी पाठ्यक्रम है सब कुछ कवर होगा हिंदी के सेंस में, तो 70 सवाल आने हैं हिंदी से, ठीक है ना। तो एक बड़ा टॉपिक है, 10 तारीख तक आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक ओके, ठीक डन। आगे चले, अब देखिए कौन सा विलोम शब्द गलत है, फिर से गलत पहचानो, फिर से गलत। तो गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंपल सी बात है कि सर मूक, मूक का मतलब क्या होता है कि सर हमारे जो कंप्यूटर जी है ना सर, शादी से पहले बहुत बहुत ज्यादा बोला करते थे, पट 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 पूरे दिन पट 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 पट, हम परेशान हो गए, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा बोलता है ना उसे कहते हैं वाचाल, बहुत बोलने वाला। वाचाल का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला। जैसे कंप्यूटर जी, अब शादी होने के बाद इनका रिमोट इनकी धर्मपत्नी के हाथ में चला गया, उस रिमोट में बटन था म्यूट का, उन्होंने वो दबा दिया, अब कंप्यूटर जी कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल शांत रहते हैं, ठीक है ना। इस मूक का मतलब होता है सर जो बिल्कुल ना बोलता हो, ना बोलने वाला, ठीक है ना, ना बोलने वाला। अब इसका अर्थ है, ठीक, एक शब्द है सर वहां पर संपन्न, क्या शब्द है? संपन्न। संपन्न का मतलब क्या है? संपन्न का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि सर जी जिसके पास सब कुछ धन धान्य की स्थिति है, सब कुछ है। और सर विपन्न का मतलब क्या है? जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यहाँ पर एक शब्द मितव्ययी और एक शब्द है अल्पव्ययी, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए कि सर जी एक शब्द मित और मित के साथ क्या जोड़ा गया है? व्ययी। इस वाले शब्द को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर एक है मित और मित के साथ क्या जोड़ा गया है? व्ययी। इस मित शब्द को ध्यान में रखना, अक्सर कई बार रिपीट होगा। मित का मतलब होता है कम, कम यानी अल्प। और व्ययी जो शब्द है ना ये भी दो प्रकार से बना है, एक शब्द है सर यहाँ पर व्यय और अंत में जोड़िए बड़ी ई। बड़ी ई को सर हमने पढ़ा है निहित होने के लिए, और व्यय का अर्थ होता है खर्चा। क्या होता है खर्चा? यानी खर्चा करने वाले को बोलते हैं व्ययी। जैसे राम की आय 100 रुपए है, उसका व्यय 22 रुपए है, तो व्यय का अर्थ खर्चा होता है, खर्चा करने वाले को व्ययी बोलते हैं। जो खर्चा कम करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत कम खर्चा करता है, कहने का तात्पर्य है कंजूस, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ सर एक शब्द लिखा है अल्पव्ययी, और सर अल्प का भी मतलब क्या होता है? अल्प का भी मतलब सर कम होता है, व्ययी का मतलब होता है खर्चा करने वाला, कम खर्चा करने वाला, इसका भी अर्थ है। ये दोनों के दोनों जो शब्द है ना सर, ये दोनों के दोनों शब्द हैं पर्यायवाची। कैसे शब्द है सर? ये पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखिए। तो सर इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा सर अपव्ययी। क्या होगा? अपव्ययी, क्योंकि अप का जो शाब्दिक अर्थ है ना, अप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बहुत, अप का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत, और व्यय का मतलब क्या है? खर्चा करने वाला। व्यय का मतलब तो आप जानते हैं कि सर जी खर्चा करने वाला ही होता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखो, मैं सभी के सभी सवाल सॉल्व करा नहीं सकता, संभव है। जितने भी सवाल सॉल्व करवा रहा हूं ना, इन पर बैठकर पिछले 5 घंटे से मेहनत करी है। 5 घंटे मतलब केवल उन शब्दों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो परीक्षा में सर्वाधिक रिपीट होते हैं। एक-एक शब्द पर, एक-एक चीज पर विशेषकर ध्यान देने का प्रयास करना है। ये विकल्प जो सेट किए गए हैं ना, ऐसे नहीं है कि रैंडम ही सेट किए गए हैं ना, चुन-चुन कर शब्द सेट किए हैं जो कि सर्वाधिक इंपोर्टेंट है। कि सर मूक का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, मितव्ययी और अल्पव्ययी पर्यायवाची शब्द है। मितव्ययी का होता है अपव्ययी, अप किसी भी शब्द के आगे जुड़ा हो उसका अर्थ होता है बहुत, यानी बहुत खर्चा करने वाला। मित कहीं जुड़ा हो उसका अर्थ होता है कम, की कम खर्चा करने वाला मतलब मितव्ययी। सम्मुख अभी देखकर आए थे कि सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख मतलब आंखों के सामने, विमुख मतलब आंखों के पीछे, ठीक है ना। विमुख मतलब आंखों के पीछे, ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद देखो इस वाले शब्द पर ध्यान दो, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, फिर से पहचानने का प्रयास करते हैं। विकल्प क्रमांक 1 को देखो कि सर जी एक शब्द है सापेक्ष। क्या शब्द है? सापेक्ष। और सापेक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है ना, सापेक्ष का शाब्दिक अर्थ है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, जो सम्मुख का अर्थ होता है ना वही आंखों के सामने बिल्कुल। निरपेक्ष का मतलब है जो आपकी आंखों के सामने ना हो, यानी जो आपके सामने ना हो। ये दोनों पक्के विलोम शब्द हैं। कैसे शब्द है सर ये? विलोम, ठीक है सर, पता चल गया विलोम शब्द है। एक और शब्द मुझे दिखाई दिया, एक शब्द है सर आपत्ति। क्या शब्द है? एक शब्द क्या है? एक शब्द है सर आपत्ति। आपत्ति का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, उसके सामने लिखा है विपत्ति। विपत्ति भी तो समस्या को ही कहते हैं। आपत्ति का अर्थ अगर समस्या है, भाई आपत्ति का मतलब क्या है? समस्या। और विपत्ति का मतलब क्या है? भाई विपत्ति का मतलब भी समस्या है कि भाई मेरे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आ गई, यानी समस्या आ गई, इसका भी मतलब समस्या है। तो ये तो दोनों पर्यायवाची शब्द थे सर। कैसे शब्द थे? पर्यायवाची। हमें सर पर्यायवाची से काम नहीं है, हमें तो विलोम शब्द चाहिए। तो आपत्ति है, आपत्ति का जो विलोम शब्द आप लगा सकते हो ना वो संपत्ति से लगा सकते हो। किससे लगा सकते हो आप? संपत्ति से। आपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति। संपत्ति मतलब धन धान्य की स्थिति है, आपत्ति मतलब धन धान्य की स्थिति नहीं है, समस्या है। स्वयं किया एक बहुत कई बार रिपीट होने वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। स्वयं किया का मतलब होता है खुद के द्वारा किया गया। स्वयं किया मतलब मैंने खुद किया है, स्वयं का मतलब होता है खुद किया, स्वयं खुद के द्वारा किया गया, वो स्वयं किया। महिलाएं बोलती हैं कि परपुरुष का स्पर्श करना बुरी बात है, परपुरुष मतलब दूसरा पुरुष, तो पर का अर्थ होता है दूसरा, दूसरे के द्वारा किया गया, पर किया। एक तो स्वयं के द्वारा किया गया, एक दूसरे के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ये जो स्वयं है ना, स्वयं का जो अर्थ होता है वो होता है स्वयं, और पर का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है, मैं तो समष्टि का अर्थ जानो। समष्टि का मतलब होता है सभा। क्या होता है? सभा, सभा सम्मेलन उसे कहते हैं समष्टि। और व्यष्टि कहते हैं सभा में आए हुए एक व्यक्ति को, आया हुआ एक व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यष्टि। ध्यान से, इस समष्टि का मतलब सभा सम्मेलन होता है जहां पर बहुत सारे समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं, और उन बहुत सारे समुदाय में से एक जो होगा ना उसे हम कहते हैं व्यष्टि, ठीक है ना। तो यानी सर ये वाला जो शब्द होगा ना ये अपने आप में विलोम शब्द है, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है। आपत्ति विपत्ति ये पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देखो, एक और सवाल, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? फिर से पहचानने का प्रयास करो, कौन सा सही नहीं है, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। शब्द क्या है? आकर्षण, उसके सामने क्या लिखा है? विकर्षण। ध्यान से पढ़ो उसको। आकर्षण मतलब जैसे मान के चलिए फूल खिला है, देखो तो मैं एक फूल बनाऊं, ये फूल खिला है भाई साहब, ठीक है ना, ये इसका पत्ता हो गया। सर ये फूल है, गुलाब का फूल खिला है भाई, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग से तो आप वाकिफ हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये गुलाब का फूल है। अब ये गुलाब का फूल ना खुशबू महका रहा है चारों तरफ, ठीक है? तो इसकी खुशबू से प्रेरित होकर आसपास के जितने भी कीट पतंगे हैं इसकी तरफ आएंगे, तो सर सारे के सारे कीट पतंगे इसकी तरफ आ गए, यानी वो जो खिंचाव है ना उस खिंचाव को कहते हैं आकर्षण। ये सारे के सारे कीट पतंगे एक तरफ खिंचे चले आए। आकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण का अर्थ होता है सर खिंचाव। आकर्षण का मतलब क्या होता है सर? एक तरीके का खिंचाव, ये सर पास चले आना, ठीक है ना, पास चले आना। और विकर्षण का मतलब क्या है? मान के चलिए कोई रोड है और रोड के किनारे में ना एक जानवर मरा कटा पड़ा है,
गुरुजी आइसक्रीम लग रही है, आइसक्रीम नहीं है, गुलाब का फूल है, ठीक है ना? इस रोड के किनारे ना एक मरा बैठा जानवर पड़ा है। उस जानवर अब देखो जब जानवर पड़ा रहेगा ना तो बदबू आएगी, तो उस स्थान से आप जल्दी से जाने का प्रयास करते हो कि धीरे-धीरे? अगर आप बाइक से हो या पैदल हो तो वहाँ से जल्दी भागने का प्रयास कर रहे हो क्योंकि बदबू आ रही होती है, ठीक है ना? तो वही जो दूर जाने का भाव है ना उसे कहते हैं विकर्षण, ठीक है ना? आकर्षण मतलब पास चले जाने का भाव, विकर्षण मतलब वहीं से दूर चले जाने का भाव। एक दूसरे के विलोम शब्द है, समान प्रवृत्ति के शब्द हैं, दोनों संस्कृत के हैं। एक शब्द है अमल। क्या शब्द है? अमल। अमल का मतलब क्या होता है सर? ये 2 प्रकार से बना हुआ शब्द है। एक तो देखो आगे आ जोड़ा गया है और आ के साथ मल जोड़ा गया है। मल का मतलब होता है सर गंदा या गंदगी, ठीक है ना? और आ का मतलब होता है नहीं। तो अमल का मतलब होता है कि सर जहाँ गंदगी ना हो उसे कहते हैं अमल। जहाँ गंदगी नहीं है, तो बिल्कुल साफ-सुथरा अमल का अर्थ होता है। अमल के 2 अर्थ होते हैं। एक तो सर इसका अर्थ होता है बिल्कुल साफ और एक इसका अर्थ होता है मेरी बातों पर ध्यान दो यानी मेरी बातों पर अमल करो। दोनों अर्थों में अमल शब्द का प्रयोग हमने देखा है कि मेरी बातों पर अमल करो मतलब ध्यान दो, गौर करो, ठीक? अच्छा। एक और शब्द लिखा गया इसी के सामने विमल और विमल का भी अर्थ क्या होता है कि सर वी का अर्थ विपरीत के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? विपरीत के लिए और मल यहाँ पर भी और मल का अर्थ क्या है? गंदा। यानी जो गंदे से विपरीत हो। विमल का अर्थ होता है जो शुद्ध में भी और शुद्ध यानी साफ में भी और साफ। इसका अर्थ होता है बहुत साफ होना, कि बहुत साफ होना, ये इसका अर्थ होता है। विमल का अर्थ क्या है? ये विमल वो नहीं है, बोलो जुबा केसरी, वो नहीं है विमल। इस विमल का मतलब है कि सर बहुत ज्यादा साफ होना, दोनों पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना? कैसे शब्द है दोनों पर्यायवाची शब्द है सर। कैसे शब्द है? पर्यायवाची। कि सर ईमानदार और बेईमान ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यानी हमारा तो उत्तर ये होगा, ठीक है ना? कृतज्ञ और कृतज्ञ हमने इनको अच्छे से पढ़ा है, कृतज्ञ और कृतज्ञ को। हमारे कंप्यूटर जी थे, कंप्यूटर जी ने हमसे कहा कि गुरुजी इनके पास ना एक लड़की का फोटो आया। फोटो आने पर ये उस फोटो से बहुत प्रभावित हो गए और बोले कि गुरुजी शादी का रिश्ता आया है, देखो फोटो, देखो फोटो। चिढ़ा रहे थे हमें। मैंने कहा अच्छा। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि ये जो सुंदर लड़की का फोटो तुमने देखा है ना, हो सकता है कि ये सुंदर लड़की ना वो कौन सा ऐप था रे? वो मैंने बताया था वो। कौन सा था ऐप? जिसमें बहुत ज्यादा फिल्टर होते हैं और फिल्टर होने के बाद जो फोटो खिंचती है तो भाई साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाली फोटो आती है। अरे उस नाम नाम के कोई चैट करके था कोई। एक चैट करके एक ऐप है, ठीक है ना? स्नैपचैट बिल्कुल आप सही पहचान गए। वहाँ बहुत ज्यादा फिल्टर होते हैं। उसमें फोटो खींचो तो विश्व सुंदरी। तो मैंने इनको समझाने का प्रयास किया, एक उपकार किया कि हो सकता है कि फिल्टर वाली फोटो हो। फिल्टर वाली फोटो हो तो एक काम करो लड़की को घर पर जाकर देख लो। अच्छे से जाकर देख कर आओ कि उसका मन साफ है कि नहीं। मैंने तो कहा था कि मन सुंदर है कि नहीं। हमारे किए गए एहसानों को इन्होंने माना। तो जो किए गए एहसान को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किए गए एहसान को मानने वाला। माता-पिता को लेकर लड़की के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर क्या हुआ? अब लड़की को पता होता है कि घर कोई आएगा तो क्या होगा? भाई कोई देखने आने वाला है। तब तो लड़की एक स्थान की सहायता लेने का प्रयास करती है। उस स्थान का नाम क्या था? उस स्थान का नाम था काया पटल केंद्र। क्या नाम था उसका? काया पटल केंद्र। और लड़की काया पटल ये बहुत जादुई स्थान था। हमने पहले भी पढ़ा था इसको। ये कहानी सुनी है ना? हाँ, ये काया पटल जो केंद्र है ना बहुत पवित्र स्थान है। मैं तो इसके हर बार हाथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ, हर बार। बहुत पवित्र स्थान है। आप भी कहीं पर जाओ ना, कहीं अगर ये स्थान दिखाई दे, जूते-चप्पल खोलकर वहीं साष्टांग दंडवत करनी है। बहुत पवित्र। इस जादुई स्थान है। यहाँ से कोई जाएगा, बाहर आएगा तो बिल्कुल जान का टुकड़ा। इस स्थान में पुताई इत्यादि का कार्य होता है। जैसे पुताई सी होती है ना वो वॉल पुट्टी, ठीक है ना? पीओपी का कार्य, ऐसे कार्य होते हैं। अद्भुत जगह है। अब उस महिला को पता चला कि कल कंप्यूटर जी आएंगे देखने। महिला ने इस स्थान की सहायता ली। यहाँ से गई, बाहर आई तो एकदम जान का टुकड़ा, अरे एकदम। हमारे कंप्यूटर जी ने देखा कि भाई सामने, अब हम तो टीवी से प्रेरित हैं। लड़की आती है ट्रे लेकर जाएगी, चाय की ट्रे लेकर आई, तो जैसे ही कंप्यूटर जी की निगाह मिली, कंप्यूटर जी तो फिसल गए वहीं। वहीं बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने एक और उपकार किया कि ये जो तुम इस सुंदरता को देखकर इतने भ्रमित हो रहे हो ना, ये सुंदरता ना शादी के एक दिन बाद पता चलेगी जब चेहरा धुलेगा। बोले कि गुरुजी ज्यादा मत बोलिए, शादी का कार्ड नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें तो दावत चाहिए कि करो, ठीक है। जो किए गए उपकार को न माने उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला और किए गए उपकार को मानने वाला। पहला वाला उपकार को मान लिया, दूसरा वाला नहीं माना। ये दोनों विलोम शब्द है। दोनों विलोम शब्द है। अगला सवाल देखो। कौन सा विलोम युग्म सही है? उत्तर बताओ। कौन सा विलोम युग्म सही है? अद्भुत है हमारे कंप्यूटर जी, ऐसे थोड़ी है। एकदम अद्भुत। किसे शिष्ट है, विशिष्ट है, नत है, विशिष्ट है। अब देखो क्या पूछा है? कौन सा सही है? यानी अब 3 गलत है। शिष्ट का मतलब क्या होता है सर? बहुत शालीन। शिष्ट का मतलब क्या होता है सर? बहुत ज्यादा शालीन है कोई व्यक्ति। इसका विलोम शब्द होता है सर अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट यानी शालीन नहीं है, आ जोड़ दिया। नत का मतलब होता है सर गिरावट, यानी गिरावट, ढलान, ठीक है ना? गिरावट। नत यानी नीचे। इसका विलोम शब्द होता है उन्नत और उन्नत का मतलब होता है सर ऊपरी ओर यानी बढ़ोतरी। ठीक? ये सर खंडन, खंडन एक अच्छा शब्द है, अक्सर परीक्षाओं में आया है। खंडन के बारे में ध्यान रखिएगा कि सर खंडन कहीं लिखा हुआ हो ना, खंडन का मतलब है कि विभाजित कर देना यानी टुकड़े-टुकड़े कर देना, तोड़ देना। इसका विलोम शब्द होता है मंडन और मंडन का मतलब है इकट्ठा कर लेना। क्या कर लेना? इकट्ठा यानी समेट लेना। तो सर नत शिष्ट का अशिष्ट होगा, नत का उन्नत होगा, खंडन का मंडन होगा, स्मरण विस्मरण। विकल्प क्रमांक ए। स्मरण मतलब याद रखने की शक्ति, विस्मरण यानी भूल जाने की शक्ति, ठीक है ना? अच्छी बात है। तो वो बिल्कुल सही विलोम शब्द है। आगे चलो। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीपीएससी ने अक्सर पूछा है इस वाले शब्द को। लेकिन अगर अनुज के बारे में अगर बातचीत करें ना, अनुज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इस तरीके से हुई है। अनु आगे जोड़ा गया है और एक उपपद पीछे है जा। इसको कई बार पढ़ा है हमने कि सर इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। और अनु एक उपसर्ग था जिसका अर्थ होता था पीछे, यानी सर पीछे जन्म लेने वाला। आपके पीछे जिस किसी का भी जन्म होगा ना वो आपका छोटा भाई होगा, यानी इसका अर्थ होता है छोटा भाई। किसी का जन्म अगर पीछे हो रहा है तो किसी का जन्म आगे करा दो। आगे मतलब आगे जन्म लेने वाला। विकल्प क्रमांक मनुज जो है ना कि मनु के द्वारा जन्म लेने वाला। जितने भी मानव है ना, ऐसी मान्यता है कि मनु की संतान है। तो मानव का पर्यायवाची है मनुज, इंसानों का पर्यायवाची है मनुज, प्राणियों का पर्यायवाची है मनुज। ठीक? इसका विलोम शब्द होता है दनु। दनु ऋषि कश्यप की पत्नी है, उनसे राक्षसों का जन्म हुआ, तो दनु से जन्म लेने वाला दनुज, ठीक है ना? ये इसका पर्यायवाची होगा। मनुज, दनुज। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई है, यानी छोटे सहायक की भर्ती आई है। कनिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। वरिष्ठ का मतलब क्या होगा? बड़ा। तो ये दोनों परस्पर विलोम शब्द है एक दूसरे के। कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा, ठीक है ना? कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ठीक? इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना, एक दूसरे के विलोम शब्द है, ठीक? अगला सवाल देखो। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तीन में है, एक में नहीं है, चयन करो। कि सर जी संयोग, संयोग किसे कहते हैं? हमारे पाठ्यक्रम में ना रस सम्मिलित नहीं है। रस मतलब कि सर श्रृंगार रस, वीर रस, मतलब एक रस एक टॉपिक होता है। 8 प्रकार के भरत मुनि के द्वारा कुल रस 11 होते हैं। वहां श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग कहते हैं जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है। कहां? जहां पर नायक नायिका का मिले या किसी नायक की सुंदरता के बारे में बता दिया जाए
ये बहुत कम होता है। या किसी नायिका की सुंदरता के बारे में बता दिया, ज्यादातर ये होता है कि नायिका ऐसी है, चांद सा चेहरा है, बल खा के चलती है, ठमक ठमक के चलती है। तो नायिका की सुंदरता के बारे में बात करें या दोनों का मिलन हो, तब सर वहां पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार। केवल यहाँ तक नहीं, किसी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आप लिखो कि पंछी गुनगुनाते हैं, तो वो तभी होता है जब आपके मन में प्रेम जागृत हो। ठीक? और वियोग का मतलब क्या है आप जानते हैं, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। लेकिन केवल बिछड़ना मतलब नहीं होता, बिछड़ने के बाद मिलने की उम्मीद होना, इसे कहते हैं वियोग। बिछड़ने के बाद मिलने की आशा होना। हमारे कंप्यूटर जी से एक शादी से पहले की बात है, एक लड़की का झगड़ा हुआ। हमारे कंप्यूटर जी ने आज भी उसका नंबर डिलीट नहीं किया। क्यों? कि गुरुजी कभी तो हाय हेलो का मैसेज आ ही सकता है। इसे कहते हैं वापस से मिलने की उम्मीद। जब तक ये उम्मीद है तब तक तो वियोग श्रृंगार है। जैसे ही उम्मीद खत्म होगी तो वह बन जाएगा करुण रस, केवल विलाप, केवल विलाप। जैसे भगवान श्री राम से जब माता सीता का हरण होता है ना, तो भगवान श्री राम व्याकुल है, हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता हिरण के समान आंखों वाली को देखा है? यानी वापस से मिलने की उम्मीद है, तो वो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है ना? यानी कि खंडन मंडन बिल्कुल ठीक है। इसे सम विषम। अच्छा देखो, नाश एक शब्द है यहाँ पर। क्या शब्द है? नाश। नाश का मतलब होता है तबाह कर देना। यदि ये सब बात शांति सुनती है, अगर सुन लेंगी ना तब तो इनकी खैर नहीं। ठीक है ना? इसे नाश, नाश का विलोम शब्द विनाश नहीं। नाश और विनाश तो दोनों ही तबाह करने के लिए प्रयोग होते हैं, पर्यायवाची हैं। नाश का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा सृजन करना, और सृजन इस तरीके से नहीं लिखते। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सृजन इस तरीके से नहीं लिखते। सृजन की वर्तनी ये वाली शब्द है। ठीक? अगला सवाल देखो, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? फिर से पहचानो कहां पर विलोम शब्द नहीं है। उचित, अनुचित, कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध, आगत और विगत। देखो ध्यान से समझो। उचित एक शब्द है। उचित का मतलब होता है अनुसार या आपके लिए, कि जो आपके उचित हो या आपके अनुसार उचित हो, यानी जो आपके लिए है उसे कहते हैं उचित। अनुचित का मतलब है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। उचित का अनुचित बिल्कुल ठीक है। ये शब्द थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देखो एक शब्द कू, कू के साथ क्या जोड़ा गया है सर? ख्यात। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है कू, और कू के साथ है सर यहाँ पर ख्यात। कू का मतलब होता है सर बुरा, जैसे कुपुत्र है इत्यादि, और ख्यात बोलते हैं सर प्रसिद्ध को या प्रसिद्धि को, इसको बोलते हैं प्रसिद्धि को। ऐसी प्रसिद्धि है जो किसी बुरे काम की वजह से है, उसे कहते हैं कुख्यात। ऐसी भाई जो किसी बुरे काम की वजह से, जैसे चोर को भी सभी लोग जानते हैं कि ये चोर है, लेकिन वह प्रसिद्ध तो हुआ, लेकिन बुरे कार्यों की वजह से हुआ, इस वजह से बोलते हैं कुख्यात है। आतंकवादी को भी लोग जानते हैं कि ये आतंकवादी है, दुष्ट है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि किसी बुरे कार्य की वजह से, उसे बोलते हैं कुख्यात आतंकवादी है। प्रसिद्ध वो भी है, दोनों प्रसिद्धि के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन एक बुरी प्रसिद्धि एक अच्छी। विख्यात का क्या है? अगर आपका सिलेक्शन होगा ना तो आसपास के गांव में, आसपास के जिले में आपका नाम होगा, वहां भी लोग आपको जानने का प्रयास करेंगे, वो भी प्रसिद्धि होगी, लेकिन वो प्रसिद्धि होगी किसी अच्छे कार्य की वजह से, उसे कहेंगे विख्यात। कहेंगे विख्यात। कुख्यात का मतलब प्रसिद्धि होती है बुरे कार्य की वजह से। ये दोनों विलोम शब्द है, अच्छी बात है, ये भी विलोम शब्द है। शुद्ध जो शब्द है ना, शुद्ध का मतलब क्या होता है पता है? शुद्ध मतलब जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। शुद्ध का विलोम शब्द बनेगा ना, वो बनेगा अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध। नहीं, विशुद्ध का मतलब होता है जो शुद्ध में भी और ज्यादा शुद्ध है। विशुद्ध का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध में भी और ज्यादा शुद्ध है, जैसे जो विशेष प्रकार से शुद्ध है, यानी का ज्ञान। और जो ज्ञान विशेष प्रकार का होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान। वी का अर्थ उल्टा भी होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कई बार वी का अर्थ विशेष के लिए भी आता है कि ज्ञान है और विशेष प्रकार का ज्ञान है तो विज्ञान। ठीक है ना? जैसे आगत विगत, आगत मतलब आने वाला, विगत मतलब चला गया। जैसे कि भाई विगत वर्ष की बात है, विगत मतलब बीते हुए वर्ष की बात है, आगत जो आएगा अभी। ठीक है ना? अच्छा, ये दोनों क्या है? आपस में विलोम शब्द है। ये सब विलोम शब्द नहीं है। शुद्ध का अशुद्ध होना चाहिए था, विशुद्ध नहीं। दोनों पर्यायवाची शब्द मैं लिख भी देता हूं। ठीक है ना? कैसे शब्द दोनों के दोनों पर्यायवाची। आगे चलो, एक और सवाल। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, इसमें नहीं है। क्या उत्तर करोगे? खुशबू, बदबू, शांत, प्रशांत, उत्थान, पतन, साक्षर, निरक्षर, इसमें होंगे। देखो, अगर ऐसा कोई सवाल है, साक्षर, साक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको अक्षरों का ज्ञान हो। एक कमेंट आया बहुत बड़ा सा, मैं पढ़ने का माफी चाहूंगा, एक मिनट जरा रुक के पढ़ते हैं। ठीक है ना? कमेंट था, पता नहीं अजीब हो लगे। अच्छा, हाँ सर जी है, क्या बात है। देखिए, ये जो आपने कहा है ना कि गुरुजी, ये आपने बहुत अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आप अच्छे से जानते हैं ना, या आप में सहन करने की शक्ति है, या आप में सुनने की क्षमता है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ाते तो हम सभी को हैं, सभी शिक्षक भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप अच्छे श्रोता हैं या अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छी बात है। अंत में इसके बारे में जरूर हम बातचीत करेंगे, कहानी सुनाएंगे आपको। साक्षर जो है ना, साक्षर जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, निरक्षर जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, विलोम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। उत्थान कहते हैं आपकी प्रगति को, जिसको कहते हैं आपकी बढ़ोतरी को, पतन कहते हैं आपकी गिरावट को। ठीक है ना? ये दोनों विलोम शब्द है। मैंने कहा शांत, अरे साहब देखो ये गलती है, ये विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि शांत एक है ना, शांत का मतलब है जो आपके चित्त के अनुसार हो, मतलब जो आप एकदम धैर्य अवस्था में बैठे हो, जो आपके अनुसार कार्य है, तो आप शांत है। ठीक? इसका विलोम शब्द होता है अशांत, यानी जो शांत नहीं है, जो क्रोधित है। ठीक है ना? जो शांत नहीं है, जो क्रोधित है। खुशबू, बदबू बिल्कुल ठीक है। विकल्प क्रमांक बी, शांत का प्रशांत नहीं होता। प्रशांत का मतलब होता है बहुत गहरा। क्या होता है? बहुत गहरा या बहुत शांत, बहुत शांत। हमारे शास्त्रों में एक बात देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म के शास्त्र हो, कि एजुकेशन ना आपको विनम्र करती है, ज्ञान आपको विनम्र बनाने का प्रयास करता है। विनम्र से मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि आधा जल गगरी छलकत जाए। जिस घड़े में आधा जल होगा ना, उसको लेकर अगर आप चलोगे ना, तो वह जल इधर उधर भटकेगा। भटकेगा मतलब बाहर गिरने का प्रयास करेगा, लेकिन वहीं अगर घड़ा पूरा भरा हो, उसको लेकर चलिए, जल इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब जिसके अंदर थोड़ा ज्ञान है या ज्ञान होने का घमंड है, इधर उधर बखानने का प्रयास, मैं हूं, ये हूं, वो हूं। ठीक है ना? और उसी का विलोम शब्द क्या है? इसलिए अशांत। ठीक है ना? प्रशांत का मतलब है बहुत ज्यादा शांत। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित शब्दों में से सूकर, सूकर का विलोम शब्द क्या होगा? ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखना। एक शब्द कर, कर शब्द के ना सर अनेकार्थक शब्द है, शायद इस वाले टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है ना? कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। जैसे कर का एक अर्थ होता है हाथ, कर का एक अर्थ होता है सर किरण, क्या होता है? किरण। कर का एक अर्थ होता है सूंड, क्या होता है? कर का एक अर्थ क्या होता है? सूंड, जो हाथी की सूंड है ना। कर का एक अर्थ होता है टैक्स, कर का एक अर्थ होता है करने वाला, होता है करने वाला, जो कुछ कार्य करता हो। ठीक है ना? और सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र है। ठीक है ना? सुपुत्र है कि वह पुत्र जो अच्छा है। ठीक, इसी तरीके से इसका यहाँ पर जो अर्थ है ना, सुकर एक शब्द है। क्या शब्द है? सुकर, सुकर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? सु का मतलब अच्छा, कर का मतलब होता है करने वाला, जो अच्छा करने वाला व्यक्ति है उसे कहते हैं सुकर। वहीं जो बुरा करेगा वो दुष्कर, जो बुरा करेगा वो दुष्कर। अच्छा, दुष्कर में संधि बताओ, दुष्कर में संधि बताओ, दुष्कर में संधि बताओ, कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि है? दुष्कर में कौन सी संधि है? विसर्ग। ठीक है ना? कौन सी संधि है? विसर्ग। अच्छी बात। अगला सवाल देखो, एक शब्द है सामिस, अच्छा शब्द है सामिस, सामिस।
क्या शब्द है? सामिस। सामिस मतलब आमिस, ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, सामिस और आमिस। इसका मतलब होता है जो मांस का भक्षण करता हो, जो मांस खाने वाला कोई प्राणी है ना उसे सामिस कहते हैं। और मांस में भी कुछ लोग मानते हैं जो कुत्ते का मांस खाता हो उसे बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर समानता बोलते हैं जो मांस का भक्षण करता है उसे आमिस या सामिस बोलते हैं। दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। तो सर आमिस तो इसका पर्यायवाची होगा। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरामिस। क्या होगा? निरामिस, यानी बी इसका सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? बी। निरामिस मतलब जो मांस का भक्षण न करता हो। निर के साथ आमिस को जोड़ा गया है। निर के साथ आमिस, निरामिस। आगे बढ़ो, एक और सवाल ये रहा। स्टार लगाओ इस पर, ठीक है ना? जितने स्टार हैं आपके पास उतने स्टार लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा है। देखो जरा कि इस सवाल का मुख्य बिंदु देखो ये है, ये दोनों शब्द। एक शब्द होता है, इस शब्द का पूरा ध्यान रखो। देखो एक शब्द है विज्ञ। क्या शब्द है? विज्ञ। और विज्ञ का शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है वो आता है जानकार। बहुत ज्यादा बुद्धिमान, जानकार को विज्ञ कहते हैं। जब जब इसका विलोम शब्द बनाया जाता है तो सर विलोम शब्द इसका बनता है अविज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या बनता है? अविज्ञ। और अविज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानकार नहीं है, यानी मूर्ख, जो जानकार नहीं है। अब जब जब इसका विलोम शब्द पूछते हैं ना तो इसके चक्कर में हम इसको करके आते हैं, इसको 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 अविज्ञ को इसको करके आते हैं। लेकिन अविज्ञ होता है सर इसका, इसके आगे बस आ जोड़ना होता है तो अविज्ञ। लेकिन ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं तो इसके चक्कर में कई बार हम टिक करते हैं इसको, ठीक है ना? लेकिन इस शब्द का भी अर्थ क्या होता है पता है? इस शब्द का भी अर्थ होता है जानकार। इस शब्द का भी अर्थ क्या होता है? यानी विज्ञ और अभिज्ञ पर्यायवाची शब्द है। इसका भी अर्थ जानकार, इसका भी अर्थ जानकार। इसका विलोम शब्द अभिज्ञ होता है जिसका अर्थ होता है मूर्ख। ठीक, जब इसका विलोम शब्द हमें करना होता है ना तो इसका जो विलोम शब्द होता है हम आगे जोड़ देते हैं अनभिज्ञ। तो इसका एक शब्द बनता है अनभिज्ञ, बोलते हैं इसको। और अनभिज्ञ मतलब जो जानकार नहीं है उसे हम कहते हैं मूर्ख, ठीक है ना? यानी अभिज्ञ का भी अर्थ मूर्ख, अनभिज्ञ का भी अर्थ मूर्ख, ये दोनों पर्यायवाची हैं। लेकिन फिर यहाँ तक बातें हमारी चलती नहीं तो क्या होता है? इस अभिज्ञ का विलोम शब्द बताने के चक्कर में हमारे दिमाग में आता है कि आगे आ जोड़ा गया है, आ को ही हटा दो, तो इसका विलोम शब्द हम करके आते हैं विज्ञ, जो कि गलत है। ऐसा कोई शब्द हिंदी में नहीं है, ध्यान रखना कि सर इसका विलोम, इसका अर्थ होता है जानकार। इसका विलोम शब्द बताने के चक्कर में हम इसे चुनकर आते हैं, लेकिन इसका विलोम शब्द ये है। और जब इसकी बारी आती है कि सर इसका विलोम शब्द क्या है, मतलब इसका अर्थ है जानकार, इसका विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। लेकिन अनभिज्ञ बताने के चक्कर में हम सोचते हैं आगे आ है, आ को हटा दो। ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना? शब्द क्या है? शब्द विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है जानकार, विज्ञ कोई शब्द नहीं है। तो सर अगर हमसे पूछा कौन सा विलोम शब्द नहीं है तो सर विज्ञ। विज्ञ का अभिज्ञ नहीं होगा, अविज्ञ होगा, क्योंकि ये दोनों तो पर्यायवाची शब्द है। विज्ञ का अर्थ क्या है? विज्ञ का अर्थ जानकार, और अभिज्ञ का अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ जानकार। ये दोनों पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसे शब्द है ये दोनों पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द है तो यही हमारा उत्तर गलत होगा। आरोह कहते हैं बढ़ती हुई स्थिति को, 1 2 3 4 मतलब बढ़ती चढ़ती हुई स्थिति को। अवरोह कहते हैं गिरावट की स्थिति को, यानी ढलान जैसी स्थिति को। ठीक, इसका उपकार, उपकार मतलब एहसान, अपकार कहते हैं तिरस्कार को। ठीक, अनुचित एक है, उचित अनुचित, ये दोनों विलोम शब्द हैं, ठीक है ना? होमवर्क का कार्य आपको पता है, अभी तो विलोम शब्द खत्म हुए नहीं है। हो सकता है कि इस पर 1 2 क्लासेस और हो, बल्कि 2 क्लासेस और हो। अच्छा टॉपिक है, हमें भी बहुत शब्द देखने हैं। मैंने 50 सवाल तैयार किए थे और ये 50 के 50 सवाल में कम से कम नहीं तो 300 से 350 शब्द मैंने सम्मिलित किए। ठीक, जरूरी है उन शब्दों के बारे में आपको जानना। ये शब्द अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक है ना, जितने भी आ रहे हैं। ठीक, अभी इस पर 1 2 क्लासेस और होंगी। ठीक, तो सबसे पहले छोटा सा कार्य आपके लिए तैयार किया गया है। ये 5 दिन का टारगेट है। एक दिन में बस 2 पेज पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं। जैसे 5वें दिन की बात है ना तो देखो एक यहाँ पर 5वें दिन की फाइल और होगी, यानी ये 2 पेज है 5वें दिन के, एक ये, इससे पहले फिर 4 दिन। सभी को एक ही दिन में पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल कह नहीं रहा हूं, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बस एक दिन में 2 पेज 10 मिनट लिए बस पढ़ लिए, फिर 7वें दिन पर पढ़ लिए, ठीक है? ऐसे पढ़ना है। ये होमवर्क का कार्य। एक छोटी सी कहानी सुन, कहानी नहीं है वो सच्चाई है, ठीक है ना? एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, ध्यान से समझना, ये आपके आगे वाले जीवन में भी कार्य आएगी। जैसे यहाँ पर कुछ बातें समझो, ठीक है ना? मेरा व्यक्तिगत मत है कि एक विद्यार्थी को ना 4 जानवरों से या 4 पशु पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए। कैसे? कि मैंने अनुभव किया है, मैंने माना है कि एक पक्षी होता है जिसे हम कहते हैं हंस। क्या कहते हैं? हंस। एक पक्षी ऐसा जिसे हम क्या कहते हैं? हंस। हंस से हमें एक गुण ग्रहण करना है बस। कौन सा गुण? कि हंस के बारे में लोक कथाएं चलती हैं कि अगर इसको दूध पानी मिलाकर दिया जाए ना तो उसमें से दूध को पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। कितनी साइंटिफिक है हमें नहीं पता, वैसे साइंस के आधार पर ये संभव नहीं है। लोक कथाएं हैं और लोक कथाएं किसी मत पर आधारित होती हैं। फिर हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि कई बार हमारे शिक्षक के द्वारा या जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है ना उसके द्वारा कुछ ऐसी वैसी बातें होती हैं, तो हमें जरूरी है कि जो हमारे काम की बातें हैं ना केवल वही ग्रहण करनी है, बाकी की छोड़नी है। जिस तरीके से हंस करता है कि दूध और पानी अगर मिलाकर दिया जाए ना तो वह दूध का सेवन करेगा, पानी को छोड़ देगा, पानी को छोड़ देगा। ये हमें हंस से सीखने का प्रयास करना है कि जो काम की बातें को ग्रहण करी, बाकी जैसे मैंने कहा अगर इसको याद करके नहीं आई या फिर इसको पढ़कर नहीं आए तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। तो इस पूरे सेंटेंस में आपके काम की बात क्या थी कि सर ने कहा है इसको याद करना है, और टांगें तोड़ने वाली बात निरर्थक है, उससे हमें काम ही नहीं है, उसको छोड़ने का प्रयास करना है। जो आपके लिए जरूरी है उसको आपको ग्रहण करना है। ये किसी विद्यार्थी का पहला गुण है। ठीक, दूसरा, एक और पक्षी है जिससे मैं बहुत प्रेरित हूं, वो है चातक। कौन सा? चातक। चातक एक और पक्षी है। चातक के बारे में ऐसी मान्यता है ना कि ये वर्षा के जल को ही पीकर बस अपना गुजारा करता है। ये किसी नदी के पानी को, किसी जमे हुए पानी को नहीं पीता है। जब जब वर्षा होती है तब तो मुंह खोलकर खड़ा होता है किसी पहाड़ पर ताकि वर्षा का जल सीधा इसके मुंह के अंदर जाए। ये अभी भी करता है, ठीक है ना? अच्छा, तो सर ये इतना इतना प्रेमी है कि इसको ना पहली बार इसकी बूंदें ही चखनी होती है। एक विद्यार्थी का गुण होना चाहिए ये कि मेरी क्लास कब होगी उसकी ललक, ठीक है ना? कि मेरी क्लास कब होगी उसकी ललक, बस उसे उसी चीज की चेष्टा कि मुझे जब तक मैं सफल नहीं होता मैं मेरी क्लास में जाऊंगा, मैं मेरी क्लास में जाऊंगा। वो ललक, वो भाव होना चाहिए, ऐसा भाव। इससे वो भाव सीखना कि जैसे इसको पहली बार इसकी बूंदें पीनी है ना, भले ही गंगा बह रही है, भले ही कहीं और पानी है, लेकिन उसको उस बारिश की बूंदों का जो आनंद है ना, ऐसा भाव एक विद्यार्थी का होना चाहिए। तीसरी मछली, जिससे मैं अत्यधिक प्रेरित हूं। मछली से कुछ सीखना है हमें क्या? एक 50 रुपए के टब में या एक 50 रुपए के पानी में मछली बैठी हुई है या फिर मछली है। एक व्यक्ति ने आकर कहा कि क्या मछली तुम 50 रुपए के पानी में हो, चलो तुमको 500 रुपए के दूध में मैं रखता हूं। तो उसको 500 रुपए के दूध में डाल दिया गया। कुछ समय के बाद मछली तड़पने लगी और बोली क्या कि मैं तो अपनी पुरानी ही जगह सही हूं, मेरा आनंद वही है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। ये चीजें विद्यार्थी के जीवन में होती है कि चलो पार्टी में चलते हैं, पढ़ाई के समय पार्टी करना बुरी बात नहीं है, शादी ब्याह में जाना बुरी बात नहीं, मैं पूर्ण समर्थन करता हूं उस बात का। पढ़ाई के समय नहीं, जब जरूरी है तब नहीं। जब परीक्षा दिख रही है कि 1 महीने बाद है तो थोड़ा बहुत त्याग करने की आवश्यकता होती है। मछली खुश है पानी में ही, भले उसकी कीमत 50 रुपए है, उसे 500 रुपए के दूध से कोई लेना देना नहीं, भले उसकी कीमत कुछ भी हो। इसी तरीके से विद्यार्थी भी, ये विद्यार्थी जो है ना वो जरूरी है कि अपनी क्लास में ही, अपने अपने नित्य पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित रहे, भले ही रील में कितना आनंद आ रहा हो। ये चीज मछली से सीखनी है। एक और है, ये सबसे लास्ट का विषय है तोता, जिससे सर मैं बहुत प्रेरित हूं। तोता, इससे कुछ सीखना है क्या? तोते का एक स्वभाव होता है
कि तोते को अगर आप कुछ कहो ना, वो हूबहू आपको सुनाने का प्रयास करता है। वैसे ही जैसे मेरे घर के बगल में एक है, पालतू है, उसे हम बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू, तो वो भी बोलता है मिट्ठू मिट्ठू। ये चीज सीखनी है तोते से। अगर क्लास में अगर आज हमने कुछ पढ़ा है ना, कोई व्यक्ति या कोई छात्र आपसे पूछता है तो यथार्थ सुना दो। ये गुण होना चाहिए विद्यार्थी का कि यथार्थ, कि आज हमने इस अर्थ में ये चीजें पढ़ी, यथार्थ सुना दे, ये चीजें पढ़ी। ये गुण किसी विद्यार्थी का होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके अंदर है तो वास्तविक रूप से आप विद्यार्थी हैं, ठीक है ना? इन 4 चीजों से अगर आपने कुछ सीखा तो आप विद्यार्थी हैं। या क्लास में जो सीखकर आए ना उसको यथार्थ सुनाना। इस हंस की चेष्टा है कि क्लास में बहुत ज्यादा ऐसी-वैसी भी बातें होती हैं, हमें तो बस हमारे काम की चीज चाहिए। दूसरा चातक की ऐसी चेष्टा कि मुझे क्लास में जाना है, चातक पक्षी को वर्षा की बूंदों से ही प्यास बुझानी होती है, ठीक है ना? ऐसी जैसे मुझे मेरे पढ़ाई की चीज चाहिए। मछली की भले ही सामने ना ₹1000 की चमक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको तो आनंद आता है अपनी ही पढ़ाई में, भले ही वो ₹50 की क्यों ना हो, ठीक? और एक क्या है तोता, इससे हूबहू रिपीट करने की शक्ति, यथार्थ सुना दो। कोई अगर कभी भी पूछे तो कि ऐसे-ऐसे चीजें पढ़ी, ठीक है ना? चलिए, फिर कम मुलाकात हो गया। अगर अच्छा अपना कोई डाउट है तो डाउट करो ही क्लियर, ठीक है ना? कोई भी डाउट है। एक सर जी मुझे कुछ पूछना है प्लीज, पूछो ना। विनीता मैम जी पूछिए। पूछिए। कोई भी डाउट है पूछिए बिल्कुल। बताइए क्या पूछा है? सर जी आपके लिए मैं कितने क्या है एक कमेंट है कि सर अभी आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं पता ही नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है, बस मैं तो आपके कमेंट देख रहा हूँ। इस वाले सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है ना? इस वाले सवाल से शुरू करते हैं कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा कोई भी सवाल जैसे 4 है आनंद जिसके, 4 है 4 है आनंद जिसके, वह 4 है आनंद जिसके, वे सर उसको कहते हैं चतुरानंद। क्या कहते हैं? चतुरानंद। यानी जिसके 4 मुख हो। तो सर ये जो अलग-अलग पदों को जोड़कर ये शब्द बना है ना, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप बताया गया है। संक्षेप यानी छोटा करना। इसके विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं? इसकी विपरीत प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है सर। हाँ, या व्यास कह देते हैं, ठीक? लेकिन जब समास का विलोम शब्द हम करते हैं ना, तो समास का विलोम शब्द सर पहले विच्छेद करते हैं। विच्छेद विकल्प में ना हो तो सर विग्रह विलोम शब्द होता है। विग्रह भी ना हो तो व्यास विलोम शब्द करते हैं। क्या विलोम शब्द करते हैं? व्यास। तो सर ये तो समास होगा। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, और संधि का भी विलोम शब्द क्या होता है? हमने इसके बारे में अच्छे से बातचीत करी है सर। इसका भी विलोम शब्द विच्छेद होता है। सर जी क्यों इतना याद कर रही हो मुझे? ओहो भाई साहब, आपस में बातचीत चल रही है कि आपको इतना क्यों याद किया जा रहा है? क्या मैं आपको थोड़ा बहुत काला दिख रहा हूँ क्या? ठीक? क्योंकि यहाँ पर लाइट ना कुछ जल नहीं रही है, ठीक है ना? अगर मैं आपको काला दिख रहा हूँ तो ये सौभाग्य है मेरा, ठीक है ना? काले लोग वैसे दिल के अच्छे होते हैं, ठीक? इसे चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज मतलब देखो, एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि कहता हो कि एक शब्द में एक ही समास होगा। कोई नियम नहीं है। यानी एक शब्द जैसे देखो मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर। इस वाले शब्द को ध्यान से देखो, लंबोदर। डिपेंड करता है कि शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है। जैसे अगर लंबोदर कोई शब्द लिखा है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कि लंबा है उदर जिसका वह, कि भाई लंबा है उदर जिसका वह, तो लंबा उदर उदर कहते हैं सर पेट को। तो लंबा पेट किसका है? तो लड्डू पसंद है गणेश जी को, खूब लड्डू खाते हैं, तो पेट हो गया एकदम से इडली जैसा, ठीक है ना? तो लंबा है उदर जिसका वह, इसका अर्थ आएगा गणेश, और जैसे ही तीसरा अर्थ आएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तीसरे अर्थ पर वही होता है ना, लंबा पद प्रधान है ना ही उदर, गणेश जी आ गए अर्थ। अगर मैं इसका विग्रह ऐसे कर दूं, लंबा है जो पेट, यानी अब वास्तविक रूप से मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है जिसका पेट बहुत लंबा है, तो मैंने उस पेट के बारे में कहा कि पेट बहुत लंबा है, लंबोदर है, यानी वो पेट लंबा है। अब मैंने इसका विग्रह ऐसे नहीं किया कि लंबा है उदर जिसका, वो तो आएंगे गणेश जी, और जैसे ही तीसरा अर्थ आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अब मैंने कहा है कि भाई मैंने पेट की विशेषता बताई कि पेट की विशेषता कैसी है? लंबी। अगर इसका प्रयोग इस सेंस में हुआ है तो बीच में है जो और के समान आ जाए तो कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा सर? कर्मधारय। यानी सर ये जो लंबोदर शब्द है ना, इसमें 2 समास है, बहुव्रीहि भी और कर्मधारय भी। अगर डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाए कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, तब तो समासों का राजा बहुव्रीहि है, प्रायोरिटी पर बहुव्रीहि समास होगा। प्रायोरिटी पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि विकल्प में ना होने पर कर्मधारय समास। यानी एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। जैसे हमने जो संज्ञा के एग्जांपल पढ़े, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बताइए ममता में कौन सी संज्ञा है? तो आपने कहा कि सर ममता यानी माँ की ममता के लिए, तो आपने कहा माँ की ममता को देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है सर ये। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ही प्रयोग किया कि ममता 8वीं में पढ़ती है, ममता 8वीं में पढ़ती है, और अब मैंने पूछा कि अब बताइए अब इसमें कौन सी संज्ञा है? तब आपने कहा कि सर अब ये ममता किसी लड़की का नाम है, और लड़की का नाम है तो अब यहाँ पर सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी एक शब्द में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं, डिपेंड करता है प्रयोग कैसे हुआ है। सेम यही कांसेप्ट है। फिर प्रायोरिटी पर उत्तर क्या होगा सर? प्रायोरिटी पर अगर ऐसी शब्द आ जाए ममता, तो सर ममता शब्द में सर प्रायोरिटी पर भाववाचक संज्ञा, ये समासों का राजा है, तो प्रायोरिटी पर बहुव्रीहि समास। ठीक ठीक। इसी सेंस में एक और शब्द बना है चतुर्भुज। चतुर्भुज वाले शब्द को एक बार फिर से ध्यान से देखो। चतुर्भुज, इसका विग्रह ऐसे होगा, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी वह, 4 है भुजाएं जिसकी यानी भगवान विष्णु, और जैसे कोई तीसरा अर्थ आएगा तो तुरंत बहुव्रीहि समास सक्रिय होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। तुरंत उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। लेकिन सर आगे 4 संख्या भी तो है, ये भी तो पढ़ा कि आगे अगर 1 से लेकर 9 तक संख्या होती है या कोई 0 वाली संख्या होती है तो सर वहां पर उत्तर क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास भी है, द्विगु समास भी है, लेकिन वो तब है जब विकल्पों में बहुव्रीहि ना हो। अगर सर यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं है तो मेरा उत्तर प्रायोरिटी पर अब क्या होगा? द्विगु, क्योंकि आगे 4 संख्या है। अब इसका विग्रह कुछ ऐसे 4 है जो भुजाएं, यानी कि भुजाओं को गिन लिया कि भाई 4 भुजाएं हैं, हाथों को गिन लिया कि हाथ 4 है, 1 से लेकर 9 तक संख्या या 0 वाली संख्या। अब इसका उत्तर इस तरीके से होगा। लेकिन अगर विकल्पों में बहुव्रीहि होता तो प्रायोरिटी पर उत्तर क्या होता? बहुव्रीहि। अभी के लिए हमारा उत्तर क्या होगा? द्विगु। बात पल्ले पड़ गई? समझ पा रहे हो ना कि सर कब उत्तर क्या करना है? ये डिपेंड करता है, सवाल कठिन या सवाल सरल तब होगा जब विकल्प जिस आधार के तय होंगे, ठीक है? द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्विगु में दूसरे पद की प्रधानता, अव्ययभाव में पहले पद की प्रधानता, कर्मधारय में भी दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक। अगला सवाल, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं समास? यदि क्या आज किसी ने टेस्ट दिया था? किस चीज का टेस्ट? सर जी ये अच्छी बात है। इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ विच्छेद होता है क्या? नहीं सर, समास का प्रायोरिटी पर विलोम शब्द विच्छेद होता है, संधि का भी और समास का भी।
विग्रह विग्रह भी सर विलोम शब्द होता है, लेकिन प्रायोगिक नहीं होता, पहले विच्छेद विलोम शब्द होता है। ठीक? समास का विस्तार अर्थ नहीं होता, संक्षेप होता है, छोटा कर देना। नदी में दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, छोटा कर दिया, विकल्प क्रमांक। कितने प्रकार का होता है समास? सर ऐसा मत करो कि प्रकार पूछोगे आप, अब आप हमसे प्रकार में पूछना। जैसा प्रकार एक प्रधानता के आधार पर निकल कर आते हैं, और एक आते हैं या तो कुल समास पूछ ले आपसे, या केवल समास पूछ ले, या अर्थ के आधार पर समास पूछ ले, तब सर हम 8 उत्तर करते हैं, और प्रधानता के आधार पर 4 उत्तर। अगला सवाल ध्यान से देखना है ना, ध्यान से, अच्छा सवाल है। कि सर निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा गलत विकल्प है, गलत का चयन करना है। ध्यान से पढ़िए। ग्राम सभा, ग्राम की सभा, सर बीच में कारक चिन्ह की प्राप्ति हुई है, समास पूछता ग्राम सभा में, तो मैं कहता तत्पुरुष समास है जहां पर कारक आता है। और अगर कारक के अंदर से भी समास पूछता, तब मैं कहता कि सर ये संबंध कारक होगा, यहाँ पर फिर उत्तर हो जाता संबंध तत्पुरुष। क्या उत्तर होता? संबंध तत्पुरुष। वह अगर संबंध तत्पुरुष को नंबर के तहत पूछता, तो मुझे पता है संबंध तत्पुरुष का नंबर 6वां होता है, तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। सेम उसने पूछा राज्यसभा यानी राज्य की सभा, बिल्कुल ठीक है, सेम तत्पुरुष, सेम संबंध और सेम नंबर के साथ छठी तत्पुरुष। लोकसभा यानी लोक की सभा, यही गलती हुई कि सर लोक का मतलब होता है संसार, लोकसभा का अर्थ लोक की सभा नहीं होता, लोगों की सभा होता है। तो जो लोगों की सभा होगी ना, वो लोकसभा होगी। ठीक? तो कहने का तात्पर्य लोक की सभा नहीं होती, लोगों की सभा होती है, ये गलत था। विधानसभा यानी विधान को सभा, अब यहाँ पर को का अर्थ क्या है, संप्रदान, और को का अर्थ इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर के लिए, और के लिए जो विभक्ति है ना वो संप्रदान की है, के लिए भी प्रयोग होता है, को भी प्रयोग होता है। राजा ने प्रजा के लिए कंबल बांटे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, या तो को का प्रयोग कर लो या के लिए, क्योंकि उसने स्पष्ट किया कि को का प्रयोग उसने संप्रदान के लिए किया, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, गलती बी में थी, ठीक है ना, गलती किसमें थी? बी में। ध्यान रखिएगा। एक और सवाल, अव्ययी भाव समास कहां पर है? अच्छे से पढ़ा था हमने इसको, और मैंने बताया कि अव्ययी भाव समास के साथ पहले उपसर्ग जुड़ा होता है, बस उपसर्ग विशेषता न बताए। शब्दों की आवृत्ति में अव्ययी भाव समास होता है, कोई भी संख्या जिसके पहले उन जोड़ दिया जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है। पहले पद की प्रधानता होती है, पहले पद की प्रधानता के साथ बनने वाला जो शब्द होता है वो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो, दिन के आगे एक उपसर्ग जुड़ा गया, जैसा आचार से कुशल, जैसी कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास। मैंने कहा ग्रह को आगत, तत्पुरुष समास। बात बड़ी, कुमारी में ई प्रत्यय जोड़ा गया, कोई समास नहीं है। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ो। कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान 3 समासों में होता है। एक तो सर तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत एक कर्मधारय आता है, और कर्मधारय के अंतर्गत सर एक आता है द्विगु, इन्हीं का उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी सर ना तो इसका उत्तर बहुव्रीहि होगा, क्योंकि बहुव्रीहि में उत्तर पद प्रधान नहीं होता, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो इसका भी उत्तर पद प्रधान नहीं है। या तो इसका उत्तर बी है या उसका उत्तर सी है। उसने एक और बात स्पष्ट करी, उसने पहले कहा कि उत्तर पद प्रधान होगा, और दूसरा कह दिया विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण और विशेष का संबंध कहने का मतलब इसे अब तो आसानी वाली बात हो गई, क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कर्म है जो धारे के समान, कर्म है जो धारे के समान, मतलब जहां पर भी सर है जो आ जाए बीच में, या के समान आ जाए, वहां पर क्या होता है? कर्म धारे। यानी सर इसमें विशेषण विशेष का संबंध होगा तब तो है जो होगा, उपमेय उपमान का होगा तो के समान का बोध होगा। बी मेरा उत्तर होगा। उत्तर आने चाहिए सभी के, ठीक है ना। एक और सवाल, हमें बताइए कर्म धारे समास किसमें है? कर्म है जो धारे के समान, कर्म है जो धारे, कोई भी शब्द जिसको तोड़ते समय है जो आ जाए और के समान आ जाए, कर्म धारे समास। उत्तर देखो सर कहां पर कर्म धारे समास है। आप जरा इसका उत्तर करो, तब तक मैं एसी चला देता हूं, ठीक है ना, देर में लग रही है, 1 मिनट बस। चलो भाई, इसका उत्तर देखो जरा, इस वाले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो देखो इसका उत्तर कैसे होगा। भाई चक्र है हाथ में जिसके है, भाई हाथ में किसके चक्र होगा? ये तो सर भगवान विष्णु का होगा, बहुव्रीहि समास होगा। भाई चतुर्गम में आगे से चतुर्गम पता है किसे कहते हैं? चौराहे को। आगे 4 है भाई, 4 रास्तों का समूह, ठीक है ना। यहाँ दिगु होगा, नीला कमल, नीला कमल मतलब नीला है जो कमल, विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर है। देखो माता पिता दोनों पदों की प्रधानता है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, इतरेतर समाहार वैकल्पिक, इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है ना। ओके, आगे सवाल, जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? अच्छा सवाल है, एमपी पीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल था, लेकिन विकल्प के आधार पर नहीं, ऐसे ही कहा था कि लिखकर बताओ कि कौन सा समास होगा। ठीक, जितेंद्रिय, मैं आपको इसका विग्रह बताऊं। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वह जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है, तो वह है भगवान बुद्ध, ठीक है ना। वो कौन है? भगवान बुद्ध, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है, भगवान बुद्ध को कहते हैं जितेंद्रिय। कहने का तात्पर्य तीसरा अर्थ आएगा विकल्प क्रमांक बी, पी वालों एक चॉकलेट आप सभी के लिए, ठीक है ना। कर्म धारे कर्म है जो धारे के समान, दूसरे पद की प्रधानता। ये कारक प्रधान समास है, कहीं पर भी अगर कारक चिन्ह आएंगे ना, कारक में भी कौन से 6 कारक चिन्ह, एक तो कर्ता कारक चिन्ह से कभी तत्पुरुष समास नहीं बनेगा, और संबोधन से कभी तत्पुरुष समास नहीं बनेगा, बीच के 6 से बनेगा, ठीक है ना। बहुव्रीहि ना पहले पद की प्रधानता ना ही दूसरे की, द्वंद्व पहले की भी प्रधानता और दूसरे की भी प्रधानता, ठीक है ना। बहुव्रीहि इसका उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, देवासुर, ध्यान से देखना। देखो हमने इस तरीके का सवाल प्रैक्टिस किया, लेकिन शब्द से ना शायद आप धोखा खा सकते हो। देखो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भाई सत्य और असत्य, इसमें कौन सा समास होगा, तो आप कहोगे कि सत्य भी प्रधान है, असत्य भी, दोनों पदों की प्रधानता है, द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास के भेद में से भी पूछोगे तो या तो सत्य से चलो या असत्य से, यानी सर वैकल्पिक द्वंद्व होगा कि किसी एक विकल्प को चुनना पड़े, होगा सर द्वंद्व समासी। कौन सा होगा? होगा सर द्वंद्व समासी। लेकिन अगर मैं इसी शब्द को जोड़ दूं, मैं इस शब्द के परस्पर वर्णों को जोड़ दूं, इसके अंत में से छोटा है, इसके प्रारंभ में छोटा, मैं बड़ा बनाकर इस शब्द को ऐसे लिखूं सत्य असत्य, तो इसका भी मतलब वही है, सत्य और असत्य। यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जैसे अगर मैं एक शब्द लिखूं धर्म, और धर्म के साथ मैं पूछूं बताइए धर्म और अधर्म में कौन सा समास है, आप कहोगे धर्म भी प्रधान है, अधर्म भी, दोनों पदों की प्रधानता है, द्वंद्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों शब्दों को जोड़ दूं, मैं लिख दूं धर्माधर्म, तो इसका भी मतलब वही है, धर्म और अधर्म, सेम कंडीशन है। यहाँ पर एक पद है सर देव, और देव के साथ असुर, देव और असुर को जोड़े जाने पर देवासुर शब्द बनता है, यानी देव और असुर दोनों पदों की प्रधानता है, और दोनों पदों की प्रधानता है तो पहले बड़ी द्वंद्व समास होगा। देवासुर, देवासुर में देव और असुर दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों पदों की प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास मतलब कारक प्रधान समास होगा। कर्म धारे कर्म है जो धारे के समान, वो भी मतलब पहले पद की प्रधानता ना दूसरे की, तीसरा अर्थ आएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में जैसे बहुव्रीहि दिगु तत्पुरुष की कर्म धारे, देशांतर, देशांतर अभी देश है, अंतर है, देश का अंतर, देशांतर, तत्पुरुष समास करो, कारक चिन्ह की प्रधानता आएगी, ठीक है, कारक चिन्ह की। आगे बढ़ो, किसे दीनानाथ, दीनानाथ, इसमें कौन सा समास होगा? किसे कर्मधारय बहुव्रीहि दिगु की द्वंद्व, दीनानाथ मतलब दीनों के नाथ, और दीनों के नाथ कौन है? भगवान विष्णु को मान्यता दी गई है, ठीक है ना। या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अलग अलग इष्ट को मान्यता दी गई है कि भाई वो हमारे दीनानाथ है, जो दीनों के नाथ है, ठीक है ना। तो कोई तीसरा अर्थ आएगा, तीसरा अर्थ आएगा तो बहुव्रीहि, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग, क्या उत्तर होगा? दीनानाथ यानी भगवान को कहते हैं। आगे चलो, कि मुख दर्शन,
तो जैसे ही आपने देखा मुख दर्शन तो बीच में क्या आएगा सर, कारक चिन्ह, सर मुख का दर्शन। जैसे ही कारक चिन्ह आ जाए आंख बंद करो और सीधा उत्तर तत्पुरुष, सीधा उत्तर तत्पुरुष, सर 20 का उत्तर होगा, तो उत्तर भी होगा। अगला सवाल देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुव्रीहि अर्थात न पहला पद प्रधान न दूसरा, किसी तीसरे के बारे में हम जानकारी दे रहे होंगे। पुरुष सिंह, सर पुरुष सिंह ये क्या है भाई, पुरुष है सिंह है, हमें तो कुछ भी नहीं पता चलता भाई। हो सकता है कि पुरुष अलग हो और सिंह अलग हो, तो दोनों पदों की प्रधानता होगी तो द्वंद्व होगा। अच्छा, ये सब पंचानन, पंचानन सर 5 है, आनंद जिसके है, तो 5 मुख किसके हैं, ये सब ऐसे बनाया पर 2 पद है, एक शब्द पंच, पंच मतलब 5 और आनंद का अर्थ होता है सर मुख, जिसके 5 मुख हो। 5 मुख के लिए सर हमने पढ़े थे, एक तो भगवान शिव को पंचानन कहते हैं और हनुमान जी के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि वो भी पंचमुखी है। तीसरा अर्थ आएगा कुल मिलाकर, और तीसरा अर्थ आएगा तो सर यहाँ पर भुवन, इन शब्द के बारे में पढ़ा है हमने। जैसे एक शब्द था भवन और एक शब्द था भुवन, अगर आपको याद होगा तो भवन और भुवन। भवन शब्द के लिए तो सर हमने पढ़ा था मकान इसका अर्थ होता है, और भुवन के लिए हमने पढ़ा था भुवन कहते हैं संसार को, ठीक है ना। ये सब तीनों संसार यहाँ पर द्विगु समास है, आगे 3 संज्ञा है। निश्चित दिन के आगे उपसर्ग जोड़ा गया, यहाँ अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव। ठीक, अगला सवाल देखो, निशाचर, ध्यान से। निशाचर शब्द क्या है, शब्द दिया है गुरुजी निशाचर, दिया है निशाचर। और निशाचर शब्द के बारे में जब बातचीत होती है, निशा किसे कहते हैं, रात को। निशा, यामिनी, सरवरी, कुहू, राका, छपा, रजनी, रैन, मिश्रा, ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। तो रात को चलने वाला या रात को भ्रमण करने वाला उसे कहते हैं निशाचर। ना तो इसका अर्थ रात आएगा ना ही चलने वाला, इसका अर्थ पता क्या आएगा, इसका अर्थ आएगा या तो कोई राक्षस है यानी कोई दैत्य है सर, या रात को भ्रमण करने वाले को सर हमने पर्यायवाची में ना चोर के भी पर्यायवाची में इसको पढ़ा था। जैसे चोर भी इसका अर्थ हो सकता है, रात को चोर भी आता है, रात को भ्रमण चोर भी करता है। कहने का मतलब कोई तीसरा अर्थ होगा, सीधा उत्तर विकल्प क्रमांक सी, विकल्प क्रमांक सी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखो, चौराहा, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, अरे 4 संख्याएं आगे, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं जिनसे कोई तीसरा अर्थ ना आता हो, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक संख्या, सीधा उत्तर द्विगु समास। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह है, चौराहा है। 10 मुख में कौन सा समास होगा, सर 10 मुख एक विवादित शब्द है। कुछ लोग तो मानते हैं कि अगर 10 मुखी होता तब तो रावण होता, लेकिन 10 मुख है, या तो मुखों को गिन रहे हो आप, या तो आपने मुखों को गिना कि मुख 10 है, लेकिन आयोग 10 से मस नहीं हुआ इस तर्क से। उसने कहा 10 मुख का मतलब रावण ही होगा, तीसरा अर्थ होगा, तो आयोग इसको बहुव्रीहि समास मानकर चला। वैसे शब्द गलत है, विवादास्पद है ना। जैसे चंद्रमुख और चंद्रमुखी दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक है ना। चंद्रमुख और चंद्रमुखी दोनों में अंतर है ना। अच्छी बात, आगे चलते हैं। सुपुरुष, सुपुरुष जैसे मैंने कहा महिलाएं 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, बोलती हैं सर हमें वर मिले, वर भी नहीं अच्छा वर मिले, अच्छे को हम सर सु से डिनोट करते हैं, यानी महिला 16 सोमवार के व्रत रखती हैं कि उनको सुवर मिले। सुवर मतलब अच्छा पति, सुवर का अर्थ क्या होता है, जैसे सुपुत्र वैसे ही सुवर, सुवर यानी अच्छा पति, अच्छी बात है। तो सर ऐसे ही पुरुष कैसा है, अच्छा, तो सर अच्छा है जो पुरुष, अच्छा है जो पुरुष बीच में है जो आएगा, पुरुष की विशेषता बता रहे हैं कि पुरुष अच्छा है, विकल्प क्रमांक सी इसका उत्तर। ठीक, एक और सवाल कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनेगा, तो बता देंगे तत्पुरुष बनेगा। नहीं सर तत्पुरुष तो कारक प्रधान समास है, ठीक। कर्मधारय समास आता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान के योग से कर्मधारय समास बनता है। नीली है जो गाय की, गाय की विशेषता बताई आपने, गाय नीली है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी पहले की भी प्रधानता होगी और दूसरे की भी। द्विगु में दूसरे पद की प्रधानता होती है, ये संख्यावाचक है, ठीक है ना। विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, इसे निम्नलिखित में से एक में द्विगु समास है, चयन करो, कहां पर द्विगु होगा। तो द्विगु के बारे में तो अच्छे से पढ़े थे सर हम, 1 से लेकर 9 तक संख्या या जीरो वाली संख्या। अगर 3 जीरो है तो 2 जीरो होनी चाहिए, मतलब 3 अंकों की संख्या है तो 2 जीरो, अगर सर 4 अंकों की संख्या है तो 3 जीरो होनी अनिवार्य है, तब वहां पर द्विगु होगा। अगर आपने ऐसे कर दिया कि 140 में कौन सा समास होगा, आप कह बैठे ना कि द्विगु होगा, गई भैंस पानी में। ये संख्या जोड़कर बनी है 40 और 100 का समूह। हमेशा छोटी संख्या को पहले लिखते हैं समास में, समास तोड़ते समय। तो 40 छोटी थी 100 बड़ी थी, तो सर दोनों की प्रधानता है, द्वंद्व समास होगा सर यहाँ तो, ठीक है ना। अच्छा, ये सर द्विगु कहां होगा, देखो 7 ताहों का समूह, 7 ताहों का मतलब ताहा बोलते हैं दिवस को, दिन को जब सूर्य खिलता है, ठीक है ना। तो सर 7 दिनों का समूह सप्ताह। भूखा दान, भाई भूखा दान बीच में क्या आएगा, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है। आगे उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास है सर, आगे उपसर्ग होगा तो सर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह तो पुरुष और सिंह, सिंह कहते हैं शेर को, पुरुष कोई और है, पुरुष कोई व्यक्ति है। वैसे इसमें समास बना पाना एक अपने आप में चैलेंजिंग भरा कार्य है, लेकिन अगर इसमें समास है तो द्वंद्व होगा। अगला सवाल, इस समास के दोनों पदों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। अच्छा सवाल है, यानी हमने भेद पढ़ा था समानाधिकरण तत्पुरुष, उसी को कर्मधारय समास कहा था। तो समानाधिकरण तत्पुरुष किसका भेद है, सर बोल भी रहे हो, बता भी रहे हो, बोल भी रहे हो समानाधिकरण तत्पुरुष, और समानाधिकरण तत्पुरुष है तो सर तत्पुरुष का ही भेद होगा, सीधी बात है, तत्पुरुष का भेद होगा। तत्पुरुष का भेद है तो सर ये 2 भेद पढ़े थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण, कि जब समानाधिकरण को ही कर्मधारय समास कहते हैं तो ये किसका भेद होगा, तत्पुरुष का भेद होगा। ठीक, अगला सवाल, इसमें सही समासिक पद है, ये अच्छा सवाल है, ये दिमाग लगाने वाला सवाल है। इसका एक शब्द पुरुष धनवी, पुरुष धनवी नहीं पुरुष धनवा होता है, ठीक है ना। हाँ, एक शब्द दिवारात्रि, दिवारात्र होता है, दिवारात्रि नहीं, रात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है कि दिन और रात, तब द्वंद्व समास होगा। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी एक अच्छा शब्द है जिसके पास तीनों लोगों का राज है, यानी भगवान विष्णु को मानते हैं लोग। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, अच्छा मुझे बताओ क्या मंत्री परिषद ये लिखा हुआ ठीक है, नहीं गलती है, शब्द ही गलत लिखा है, और शब्द गलत लिखा है तो सर गई भैंस पानी में, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना था सर, यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं आती, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, शब्द गलत है, त्रिलोकी शब्द ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा, ये समासिक पद बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। मंत्री परिषद गलत लिखा है, ठीक है। अगला सवाल, द्विगु समास का एग्जांपल, और पूछो डाउट समास से कोई भी डाउट है तब क्लियर करते हैं, अन्यथा फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कल, और 2-4 सवालों के मेरे के भी उत्तर बताने का प्रयास करना। पहला सवाल, आपके नोट्स अपडेटेड है, वहां पर समास की फाइल, वहां पर संधि की सॉफ्टवेयर वाली फाइल सब कुछ अपलोड करवा दी गई है। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक से 100 सवाल आपको दिए जाए, जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग विषय है, और चैलेंजिंग विषय होने के साथ ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस मतलब कम से कम 2-4 दिन का समय हमें चाहिएगा। जैसे ही मैं फाइल रेडी करता हूं ना आपके हिसाब से, तो तुरंत फाइल 100 क्वेश्चन की जितने भी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं या जितने भी पढ़ेंगे, ये प्रॉमिस है कि हर टॉपिक के 100 सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है ना। हर टॉपिक के 100 सवाल, ताकि उनकी आंसर की जस्ट उनके नीचे होगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक, क्लास खत्म नहीं हो रही है, क्लास तो चलेगी अभी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा और शायद खींचे जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के लिए 2-4 सवाल। विलोम शब्द वाली फाइल पढ़नी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पर्यायवाची वाली फाइल को कम से कम 2 बार पढ़ चुके होंगे। जितने भी नोट्स आपके बैच में है, कम से कम आप उसको 1 से 2 बार पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं व्यक्तिगत सोचता हूं। अगर थोड़ा बहुत यकीन है तो मुझे आप पर, पूर्णतः है, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा नहीं किया गया होगा, तो मुझे ये भी यकीन है कि इस बात को सुनकर वो जल्दी से जल्दी उन फाइलों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जिन भी विद्यार्थियों के द्वारा नहीं पढ़ा गया है वो कृपया करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। छुट्टी कर दीजिए, ज्योग्राफी की क्लास है, अरे नहीं कोई छुट्टी नहीं, ठीक है ना, ऐसे मत भटकाया करो मुझे आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बार जब मन खिन्न हो ना, तो फिर उसके बाद फिर इंटरेस्ट नहीं आता। वास्तविक रूप से पढ़ने का आनंद तो एक अलग भाव है, कई बार हमें पढ़ाने में आनंद आता है, और मैं ये बात बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूं कि आपका बैच एक ऐसा बैच है एमपीपीएससी के बाद,
एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के बाद अगर किसी बैच में मुझे आनंद आता है तो वो बीपीएससी के विद्यार्थी होते हैं, यानी आप लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनको पढ़ाने में आनंद आता है, तो वो आनंद कृपया करके ना छीनें, ठीक है ना? तो वो आनंद, कंप्यूटर जी की शांति कहाँ है? कंप्यूटर जी की शांति इस समय थोड़ी सी रूठी हुई है किसी बात को लेकर, ठीक है ना, बेचारे थोड़े से परेशान है, अपसेट है, लेकिन हमारी मैं पूर्णतः यकीन से कह सकता हूँ कि कंप्यूटर जी इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी उनको टीम के पास आया होगा तो, ठीक है ना। कहा कि ये कौन है, शब्द के जुड़ने के बाद उसमें ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि बनने वाला शब्द क्रिया विशेषण हो जाए, क्रिया विशेषण अव्यय का ही पार्ट है। इसके बारे में सब देखो हमने ऐसे पढ़ा कि जहां पर आगे कोई उपसर्ग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, कोई उपसर्ग, बशर्ते उपसर्ग कोई विशेषता ना बताए, इसको हमने पहले भी पढ़ा, कोई विशेषता ना बताए बस, ठीक है ना, विशेषता, जैसे अच्छा बेटा, बुरा बेटा या गुणी बेटा, इस तरीके से विशेषता ना बताए, कोई और उपसर्ग जुड़ा होगा तो सर वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा जी हमारा अव्ययभाव समास, ठीक। इसके साथ साथ हमने इसको ऐसे पढ़ा जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होगा, जहां पर शब्दों का रिपीटेशन होगा, हमने लिखा भागो भागो, तो जैसे ही शब्दों का रिपीटेशन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। इसके साथ हमने ये देखा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके आगे उन लगा उन सभी में क्या होगा, अव्ययभाव समास। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ 99 में कौन सा समास है, 99 में कौन सा समास है, ठीक है ना, ऐसी कोई संख्या जिसके आगे उन लगा हो, 19 29 49 59, कोई भी संख्या जहां पर उन लगा है वहां पर क्या होगा, वहां पर हो जाएगा जी हमारा अव्ययभाव समास, ठीक। उसके बाद की अगर हम बातचीत करें कि बनने वाला जो शब्द होगा ना सर वह क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करेगा, और क्रिया विशेषण चार प्रकार के हमने पढ़े थे, रीतिवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, ठीक। अच्छा अगर हाँ बस यही जानकारी थी, पहले पद की प्रधानता होती है सर, पूर्व पद प्रधान होगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि 99 में कौन सा समास है, एक संख्या दी थी, तो सर अभी तक तो आप बता के आए हो कि जिस भी संख्या के आगे उन लगा हो वहां अव्ययभाव समास होता है, उनका अर्थ एक कम होता है, 30 में एक कम। मन में ये बात आनी चाहिए कि सर अगर 29 को भी तो हम तोड़कर लिख सकते हैं, ये बात मन में आनी चाहिए, ठीक है, आप लिख सकते हो 29 को तोड़कर, कि सर जैसे आपने कहा कि 22 को तोड़ने पर हमें मिलता है कि 2 और 20 का समूह, तो सीधा उत्तर आपके द्वारा होता है द्वंद्व समास, तो सर इसको भी तो तोड़कर हम लिख सकते हैं कि भाई 9 और 20 का समूह, तो सर यहाँ पर द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या 20 है, ये आपको कैसे पता चला, ये संख्या 20 है, ये आपको कैसे पता चला, मुझे 22 में पता चला कि 2 और 20 का समूह है, लेकिन ये संख्या 20 है आपको कैसे पता चला, यहाँ लिखा तो 30 है, यानी आप ये कह रहे हो कि 9 और 30 का समूह, तो 9 और 30 का समूह होगा तब तो सर अर्थ ही अनर्थ हो गया, ये संख्या 39 तो नहीं है, संख्या तो 29 ही है, संख्या क्या है, संख्या तो सर ये है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 30 और 9 का समूह, इस गुरुजी द्वंद्व समास कर दो, नहीं होगा, द्वंद्व समास ये है, यहाँ पर ये जो उन लगाया गया है ना, इस उन का अर्थ होता है एक कम, क्या होता है एक कम, यानी 30 में जो एक कम संख्या होगी ना फिर वो संख्या बनेगी 29, ठीक। तो यहाँ पर ये जो उन है ना ये एक प्रकार के उपसर्ग की तरह कार्य करता है, और जहां पर भी आगे उपसर्ग जुड़ा होता है हम पढ़कर आए हैं उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अव्ययभाव समास, बात पल्ले पड़ी, टूटी अड़ूबी तो नहीं है, ठीक। सर 99 में अब सर इसके आगे उन है ही नहीं, इसके आगे उन है ही नहीं, तो मैं कौन होता हूँ जबरदस्ती से यहाँ अव्ययभाव समास करने वाला, अव्ययभाव समास वहां होता है जहां पर आगे उन लगा हो, आगे उन था तो मुझे पता है 30 में एक कम संख्या उसे कहते हैं हम 29, अव्ययभाव समास होगा, जब आगे उन है ही नहीं 99 है, 99 तो कहने वाला 9 और 90 का समूह है सर, ये सीधा उत्तर क्या होगा, द्वंद्व समास, बात पल्ले पड़ी। लेकिन मैं अगर 79 कह दूं, मैं 59 कह दूं, मैं 49 कह दूं, मैं 19 कह दूं, वहां पर तो उन लगा है, और उन लगा है उनका अर्थ एक कम है, सीधा उत्तर अव्ययभाव समास, ठीक ठीक। गुरुजी द्वंद्व और द्विगु में अंतर स्पष्ट करिए, बिल्कुल करते हैं मतलब कि गुरुजी एक समास है जी हमारा द्वंद्व, ठीक, एक समास कौन सा है गुरुजी हमारा द्वंद्व, और एक समास है गुरुजी द्विगु, नाम थोड़े से अजीब मतलब नाम थोड़े से मिलते हैं तो हो सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति बन जाए। अब देखो यहाँ पर इस बात को ऐसे जानो कि सर द्विगु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संख्या, कभी संख्या की पर्यायवाची में लिखना पड़े तो द्विगु शब्द आराम से लिख कराना, इसे द्विगु का मतलब क्या होता है संख्या, और इस द्वंद्व का मतलब होता है सर जोड़ा, तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है जोड़ा, एक और द्वंद्व होता है जो द्वंद्व इस तरीके से है, नहीं नहीं एक तो द्वंद्व हो गया, एक द्वंद्व इस तरीके से और होता है, या फिर यहाँ पर बीच में ना उसके ना आता है द्वंद्व, उसका अर्थ होता है युद्ध, क्या तो युद्ध, लेकिन ये द्वंद्व लिखा है, द्वंद्व यहाँ पर भी द्व है, ठीक है ना, ये द्वंद्व इसका अर्थ होता है जोड़ा, कि ऐसे पद जो जोड़े में पाए जाए, जैसे जैसे सर चाहे तो उसको जोड़कर आप लिखो देव असुर, या चाहे तो उसको अलग अलग करके लिख दो कि देव और असुर, बात वही है, ठीक है ना, ये जोड़े में पाए जाने वाले शब्द। और यहाँ पर संख्या, संख्या इसका अर्थ है तो उसको हमने ऐसे पढ़ा कि संख्या अगर 1 से लेकर 9 तक होगी, या कोई जीरो वाली संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या है तो 1 जीरो, 3 अंकों की संख्या है तो 2 जीरो, 4 अंकों की संख्या है तो 3 जीरो होनी अनिवार्य है। भविष्य में कोई आपसे पूछे 170 में क्या होगा, या भविष्य में आपसे कोई पूछे भाई 1007 में कौन सा समास है, तभी मैं द्वंद्व समास, क्यों, क्योंकि एक मूल संख्या के बाद कुछ जोड़ा गया, 7 और 7 के साथ 1000 को जोड़ा गया, दोनों पदों की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जी हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व, भले इस तरीके से आ जाए या भले ऐसे आ जाए 1700, तो अगर 4 अंकों की संख्या है तो 3 के पीछे जीरो होनी चाहिए थी, या 2 के ही पीछे है, यानी ये संख्या ऐसे जोड़ी गई 700, 700 के साथ 1000, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना, घबरा मत जाना वहां पर, ठीक। तो सर जैसे देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ मैंने कहा कुछ शब्द कि मैंने कहा कि जैसे द्विगु समास मैंने लिख दिया चौराहा, मैंने लिख दिया पंचवटी, मैंने लिखा सप्ताह, चलो सप्ताह एक शब्द लिख दिया, कोई भी शब्द जहां पर 1 से लेकर 9 तक संख्या हो, यहाँ पर सर जोड़े वाली संख्या इसके भी 3 भेद होते हैं, इतरेतर समाहार वैकल्पिक, जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो अंतर बस यही है जो जोड़े में पाए जाएंगे वो द्वंद्व है, तो वैसे पाए जाएंगे वही, या फिर प्रधानता के आधार पर, द्वंद्व के पहले और दूसरे दोनों पद की प्रधानता होती है, द्विगु द्विगु कर्मधारय के अंतर्गत आता है, और कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे पद की प्रधानता होगी। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कभी कभी, जैसे और शायद यूपीपीसीएस, अब देखो मुझे उतना ध्यान नहीं है कि परीक्षा कौन सी है, लेकिन आया है सवाल, देखो इस तरीके का था, एक सवाल जैसे देखो मान के चलिए मैंने ऐसे ही लिखा सप्ताह, क्या लिखा सप्ताह, मैंने मुझे समास बताओ, और समास बताते समय मैंने कहा ए बी सी डी 4 विकल्प रखे, मैंने कहा कि बताओ क्या यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्या यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, क्या यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्या यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, उत्तर बताओ क्या है, भाई इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा। एक सवाल है सप्ताह, सप्ताह कौन सा उत्तर होगा, सर जी 69 में द्वंद्व होगा, नहीं 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 अव्ययी भाव समास, उसे 69 बोलते हैं, यानी 70 में एक कम, इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि आगे संख्या 7 है, और आगे संख्या 7 है तो सर मेरा उत्तर जो होगा द्विगु समास होगा, आगे संख्या 7 है, द्विगु समास जानबूझकर मैंने विकल्प में नहीं रखा, तो हम एक कॉन्सेप्ट ये भी तो पढ़ के आए थे कि सर तत्पुरुष जो समास है ना उसके अंतर्गत कर्मधारय समास आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास से प्रयोग होता है, और कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु समास आता है, अच्छा द्विगु, अगर द्विगु विकल्प में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मेरा उत्तर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेरा उत्तर होगा सर तत्पुरुष समास, कर्मधारय भी नहीं होगा, अगर किसी विकल्प में मैं यहाँ पर कर्मधारय लिख दूं ये भी नहीं होगा, इस अगर द्विगु नहीं है तो कर्मधारय को चुन दो ना, फिर तो प्रायोरिटी यानी सुपीरियर प्रायोरिटी पर उत्तर ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब इसका उत्तर होगा विकल्प क्रमांक ए, उत्तर होगा विकल्प क्रमांक ए, फिर ये भी नहीं होगा कर्मधारय, सेम यही कंडीशन जैसे मैंने पूछ लो कि मुझे बताइए इसी वाले शब्द के साथ नील गाय में कौन सा समास होगा,
और नील गाय मैंने पूछकर यहाँ से इसको हटा दिया, इस कर्मधारय की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया बहुव्रीहि समास। अब बताओ कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय यहाँ नहीं है, इसकी जगह बहुव्रीहि है। अगर कर्मधारय होगा तब तो सर कर्मधारय उत्तर होगा, यहाँ पर कर्मधारय नहीं है तब सर मेरा तब भी उत्तर होगा तत्पुरुष, क्योंकि प्रायोरिटी पर तो वही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट, और कोई समस्या, और कोई डाउट? ज्योग्राफी की क्लास है आपकी? सच में क्लास है क्या? क्लास है तो फिर हम आपको बांध कर रख नहीं सकते। क्लास नहीं है तो फिर आपको लेकर चलेंगे कुछ विलोम शब्दों के नियमों पर। नियम मतलब कि सर कुछ और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कराते हैं और प्रैक्टिस कराने के बाद फिर कुछ और बताए जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, और भाई क्लास है तब तो हम आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है ना, जैसे ये कुछ विलोम शब्दों के नियम है जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। ये है कुछ, ये है कुछ, ये है कुछ, कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से अक्सर बनते हैं। ठीक है ना, 89 में अव्ययभाव समास। छुट्टी कर दीजिए सर प्लीज। अच्छा वाईटी पर क्लास है तो देखो, अगर वो वाईटी पर क्लास है ना तो जिसको जाना है वो पहले वाईटी वाली क्लास को कवर करे, अन्यथा जिसको पढ़ना है या जिसको देखो कोई एक क्लास तो आपको रिकॉर्डेड रूप में देखनी पड़ेगी, या फिर आप एक काम करना बाद में इस क्लास को आकर यहीं से देखने का प्रयास करना, दोनों चीजें कवर होंगी। अभी के लिए आप ज्योग्राफी वाली क्लास में पहुंचो, फिर वापस से आकर इस वाली क्लास को करने का प्रयास करना है। ठीक है ना, ठीक, हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। ठीक, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें, चलिए आगे चलते हैं। 89 में द्वंद्व नहीं, द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। उसे बोलते हैं नवासी। ठीक है ना, तो वहां पर उनके संयोग से ही बना हुआ शब्द है वो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलें। तो सर अब इसके बाद की स्थिति आती है हमारे विलोम शब्दों की। इसकी स्थिति आती है विलोम शब्दों की, जो कि टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल ही रहा था। स्टार्ट करते हैं। वो कुछ सवाल थे जो कि आपके लिए बनाए गए। पहले थोड़े से सरल सवालों से शुरुआत करते हैं। सरल मतलब मैं सरल से मेरा तात्पर्य है कि देखो थोड़े से सरल सवाल जो कि ये रहे कि एक तो इस तरीके के सवाल होते हैं जिनसे सर हमें केवल इसी सवाल का उत्तर पता चलेगा। एक होते हैं कल वालों की तरह कि भाई हमें विकल्प वाले भी सवाल पता चले और साथ ही साथ कुछ और चीजें पता चले। तो मृदुल, मृदुल कहते हैं सर सौम्य को। सौम्य मतलब जो बहुत ज्यादा सौम्य होता हो, जो बहुत ज्यादा सरल, जो बहुत ज्यादा शालीन कोई व्यक्ति होता हो, जो बहुत ज्यादा शालीन होता हो। ठीक है ना, तो सर अगर मृदुल है तो ध्यान देना कि ये जो मृदुल शब्द है ना सर, ये इसकी प्रवृत्ति है संस्कृत भाषा। कौन सी प्रवृत्ति है इसकी? संस्कृत। ये अगर संस्कृत प्रवृत्ति का शब्द है तो इसका उत्तर संस्कृत में ही होगा, रुक्ष। क्या होगा? रुक्ष। विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, विकल्प क्रमांक सी। भाई अगर सरल होता या फिर आसान होता, सरल होता तब तो सर इसका ये विलोम शब्द होता। ठीक है, लेकिन अगर मृदुल है तो सर रुक्ष, रुक्ष का अर्थ होता कठोर या कर्कश। विकल्प क्रमांक सी, दोनों संस्कृत के शब्द। अगला सवाल मैं आपसे पूछूं ऋणात्मक यानी घटा हुआ मान, उसे बोलते हैं ऋणात्मक, तो उसका जो विलोम शब्द निकल कर आएगा वो आ जाएगा धनात्मक। क्या जाएगा? धनात्मक। ये सिंपल से सवाल होते हैं। मैंने पूछा कि बताइए कलुष, कलुष का अर्थ जानना आपको चाहिए। कलुष का अर्थ होता है मैला, और मैला मतलब जिस जो बहुत ज्यादा गंदा हो, या तो गंदा कह दो या मैला कह दो, बात वही है, गंदा या मैला। तो पाप शून्य, सर पाप के बारे में तो बात ही नहीं है कुछ। सर निष्पाप, निष्कलुष या निष्कलुष, तो समान प्रवृत्ति में उत्तर होते हैं कि सर निष्कलुष। विकल्प क्रमांक सी। एक सवाल और, अगर मैं आपसे पूछूं निष्कलुष में मुझे संधि का नाम बताओ, कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करो। संधि का नाम और सर संधि का विच्छेद बताइए। संधि का नाम और संधि विच्छेद, उम्मीद है कि आप बता सकते हो। निष्कलुष एक शब्द है, निष्कलुष एक शब्द है। तो सर हमें कॉन्सेप्ट पड़ता है कि कहीं पर छोटे ऊ की मात्रा हुआ, बाद में छोटे हुआ, छोटे बड़े ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है। बीच में सीटी मतलब सीटी वाले सा आ जाए या षटकोण वाला सा आ जाए या सवाल वाला सा आ जाए या रा आ जाए, तो सर वहां पर हम क्या उत्तर करते थे? सर संभव है कि वहां विसर्ग संधि उत्तर हो सकता था। ठीक है, तो विसर्ग संधि उत्तर हो सकता था, तो विसर्ग संधि है, जहां पर ये है दो बिंदु छेद दो, वही दो बिंदु रख दो, इन्हीं के साथ कलुष निष्कलुष विसर्ग संधि है। अगला कि अगर मैं बात करूं चिरंजन, अच्छा सवाल है, ध्यान से उत्तर करना। चिरंजन, चिरंजन का मतलब पता क्या होता है? चिरंजन का मतलब होता है जो हमेशा रहे। चिरंजन का मतलब जो हमेशा रहे, यानी जो हमेशा रहता है ना उसे कहते हैं शाश्वत। इसका अर्थ आता है शाश्वत। शाश्वत मतलब जैसे आत्मा शाश्वत, आत्मा शाश्वत है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा विद्यमान होता है, बस आत्मा शरीर चेंज करती है, तो आत्मा हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है। शरीर के सेंस में लोग बोलते हैं कि शरीर तो नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है जिसका नाश होना तय है, जिसका नाश होना तय है, जिसका नाश होना। वास्तविक रूप से शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, जिसका नाश होना तय है। शरीर के लिए बोलते हैं शरीर का नाश होना तय है, यहीं की माया है, यहीं पर रह जाएगी, यहीं पर दफन होगी या यहीं पर जल जाएगी। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, इसका नाश होगा। आत्मा को शाश्वत बोलते हैं। तो आत्मा हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाले को चिरंजन कहते हैं। नश्वर यानी जिसका नाश होना तय है। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। ठीक, अच्छा सर लौकिक, अच्छा एक शब्द है अलौकिक। लौकिक का मतलब होता है जो इसी लोक का हो। लोक मतलब लोक का अर्थ होता है संसार, तो इसी संसार का हो उसके लिए विशेषण बनता है लौकिक। लौकिक बोलते हैं जैसे मैं कहूं ये गिलास ना लौकिक है यानी इसी लोक का है, लेकिन मैंने कोई ऐसी वस्तु देखी जो मुझे लगी नहीं कि इस ब्रह्मांड में या फिर इस धरती पर हो सकती है, तो मैंने कहा कितनी अलौकिक वस्तु है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वस्तु इस लोक की नहीं है, अलौकिक है, यानी अभूतपूर्व अथाह सुंदर। ठीक है, अलौकिक का अर्थ होता है जिसका संबंध इस लोक से ना हो, जिसका संबंध इस संसार से ना हो, यानी बहुत रमणीय भी या बहुत खतरनाक भी, दोनों सेंसों में अलौकिक शब्द का प्रयोग आश्चर्यजनक के लिए होता है। ठीक, अच्छा लौकिक कोई शब्द नहीं होता। उसके साथ नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ बताओ, नैसर्गिक का विलोम शब्द भी। ठीक है ना, एक और सवाल सन्यासी, सन्यासी गलत लिखा गया है अक्सर अशुद्धियों में। अच्छा क्या हमने अशुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है तो आगे भविष्य में आप पढ़ोगे। सन्यासी ना इस तरीके से लिखते हैं, आगे ऊपर मात्रा आती है, फिर ना आता है, फिर ऐसे, फिर ये सन्यासी, यानी ये भी ना होता है और ऊपर अनुस्वार भी होता है। ये सन्यासी अब ठीक होगा कि अगर मैं इसके ऊपर एक अनुस्वार लगा दूं, अब सन्यासी ठीक है। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि राजा है, भोगी है, गृहस्थ, सन्यासी है तो गृहस्थ कर दोगे। ठीक है ना, गृहस्थ मतलब जो में लोग बोलते हैं कि शरीर तो नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है जिसका नाश होना तय है, जिसका नाश होना तय है, जिसका नाश होना। वास्तविक रूप से शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, जिसका नाश होना तय है। शरीर के लिए बोलते हैं शरीर का नाश होना तय है, यहीं की माया है, यहीं पर रह जाएगी, यहीं पर दफन होगी या यहीं पर जल जाएगी। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, इसका नाश होगा। आत्मा को शाश्वत बोलते हैं, तो आत्मा हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाले को चिरंजन कहते हैं। नश्वर यानी जिसका नाश होना तय है। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। ठीक, अच्छा ये सर लौकिक, अच्छा एक शब्द है अलौकिक। लौकिक का मतलब होता है जो इसी लोक का हो। लोक मतलब लोक का अर्थ होता है संसार, तो इसी संसार का हो उसके लिए विशेषण बनता है लौकिक। लौकिक बोलते हैं जैसे मैं कहूं ये गिलास ना लौकिक है यानी इसी लोक का है,
लेकिन मैंने कोई ऐसी वस्तु देखी जो मुझे लगी नहीं कि इस ब्रह्मांड में या फिर इस धरती पर हो सकती है। तो मैंने कहा कितनी अलौकिक वस्तु है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वस्तु इस लोक की नहीं है, अलौकिक है, यानी अभूतपूर्व, अथाह सुंदर, ठीक है ना। अलौकिक का अर्थ होता है जिसका संबंध इस लोक से ना हो, जिसका संबंध इस संसार से ना हो, यानी बहुत रमणीय भी या बहुत खतरनाक भी, दोनों सेंसों में अलौकिक शब्द का प्रयोग आश्चर्यजनक के लिए होता है। ठीक, अच्छा, लौकिक कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ बताओ, नैसर्गिक का विलोम शब्द भी, ठीक है ना। एक और सवाल, सन्यासी, सन्यासी गलत लिखा गया है अक्सर अशुद्धियों में। अच्छा, क्या हमने अशुद्धि वाला टॉपिक पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है तो आगे भविष्य में आप पढ़ोगे। सन्यासी ना इस तरीके से लिखते हैं, आगे ऊपर मात्रा आती है, फिर ना आता है, फिर ऐसे, फिर ये सन्यासी, यानी ये भी ना होता है, ऊपर अनुस्वार भी होता है। ये सन्यासी अब ठीक होगा कि अगर मैं इसके ऊपर एक अनुस्वार लगा दूं, अब सन्यासी ठीक है। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि राजा है, भोगी है, गृहस्थ, सन्यासी है तो गृहस्थ कर दोगे, ठीक है ना। गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ जीवन में बंधा हुआ है। और ग्रह भी हमने दो तरीके के पढ़े थे, एक तो गृह ये है, एक ग्रह ये है, ठीक है ना। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस गृह का अर्थ होता है सर आपका मकान या आपका घर, और इस ग्रह का अर्थ होता है आकाशीय पिंड। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है तो विकल्पों में कई सारे ऐसे विकल्प होते हैं कि बताओ कौन सा ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, उसने ऐसे एक रिक्त स्थान से सवाल पूछ दिया कि पृथ्वी एक डैश है, और विकल्पों में रखे कि ग्रह है कि गृह है, बताओ क्या होगा। तो पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है तो पृथ्वी ग्रह होगा, गृह नहीं होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी एक ग्रह है, 20 का उत्तर हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला। ठीक, अगला मैंने अगर आपसे पूछा स्वयं किया, कल भी हमने इस वाले शब्द को किया था। स्वयं किया मतलब स्वयं के द्वारा किया गया, खुद के द्वारा किया गया, उसे क्या कहते हैं? स्वयं किया मतलब खुद के द्वारा किया गया, स्वयं किया। अगर वह कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा तो फिर उसे बोल दिया जाता है पर किया। क्या बोलते हैं उसको? पर किया। इसे स्वयं किया है, पर किया, देखो ये रहा स्वयं किया, पर किया, डी सर इसका उत्तर हो जाएगा। आपने कहा बी नहीं, अस्वीकृत नहीं होगा, डी। एक और सवाल देखो, इसका एक का दिखा, अच्छा सवाल है, एक चॉकलेट वाला सवाल, जिसका भी उत्तर ठीक आया उसको मेरी तरफ से 2 चॉकलेट। चॉकलेट वाला सवाल है तो हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा हो, ध्यान से उत्तर करना है ना। चॉकलेट वाला सवाल है तो संभव है कि सर इसका उत्तर थोड़ा सा ठीक हो सकता है। एक अधिकार, एक अधिकार, अब देखो ध्यान से देखो, कि सर एक अधिकार, एक ये गांव है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक ये गांव है, एक गांव में ना बहुत सारे व्यक्ति हैं, इनमें से किसी एक का अधिकार है, किसी एक की ही चलती है गांव में, तो उसे बोलते हैं एकाधिकार। लेकिन सर ये एक और गांव है, यहाँ पर भी लोग हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, अगर इन लोगों में से इतने लोगों की चलती है तो सर इसे बोलते हैं कि सभी की नहीं चलती, अनेक की चलती है, इसे बोलते हैं अनेक का अधिकार है। लेकिन एक और गांव है, यहाँ पर सर सभी की चलती है, सभी की चलती है, तो यानी सभी का अधिकार है। जब मेरे पास किसी एक का अधिकार है तो जब मुझे इसका विलोम शब्द बनाना है तो सभी का करो ना फिर तो। अगर एक का अधिकार है, इसका विलोम शब्द बनाना है तो फिर सभी को अधिकार दो। फिर मानकर चलिए एक गांव में 10 लोग हैं, 10 में से 9 का अधिकार उस गांव पर है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक का नहीं है, मतलब अनेक लोगों का है। अनेक में सभी नहीं आते, अनेक में कुछ ना कुछ रह गया है, भले वो एक ही व्यक्ति रहा हो, लेकिन अनेक का अधिकार मतलब कोई ना कोई रह गया। जब हमारे पास विकल्प है कि एक का है तो फिर उसको सभी का करो, सभी का करो तो सर्वाधिकार, 20 का सही उत्तर होगा। बी, समझ पाए? समझ पाए? एक अधिकार, सर्वाधिकार, 20 का सही उत्तर। जिस किसी का भी उत्तर बी है उसको मेरी तरफ से 2 चॉकलेट, जिस किसी का भी उत्तर बी था उसको मेरी तरफ से 2 चॉकलेट। और अच्छी बात है, कभी भी आपका अगर आना दिल्ली या नोएडा की तरफ होता है, आप कभी भी संस्थान की तरफ आते हैं तो जरूर चॉकलेट खाकर जाइएगा, है ना, जरूर चॉकलेट खाकर जाइएगा, जिस किसी का भी उत्तर भी था। ठीक, या फिर एक अभी अगर किसी को चॉकलेट चाहिए तो अपने रूम से बाहर आइए या फिर अपने घर से बाहर आइए, अपने घर के आसपास की दुकान को छोड़ते हुए किसी दूर की दुकान पर जाइए, उससे बोलो कि भैया एक अच्छी खासी चॉकलेट दो जिसकी कीमत लगभग 3 अंकों में हो, एक अच्छी खासी चॉकलेट लो, वहीं बैठो, वहीं फाड़ो, वहीं खाओ। और जैसे ही वो चॉकलेट खत्म होती है तुरंत उससे बोलो कि भैया गुरुजी के खाते में लिख लो। और जैसे ही आप ये बोलते हो ना कि गुरुजी के खाते में लिख लो, चप्पल उतार कर तुरंत वहां से भागना है, फिर तो रुकना नहीं है वहां। रुक गए तो आप और आपके गुरुजी दोनों लपेट दिए जाओगे, ठीक है ना। तुरंत भागना है फिर वहां से, खाओ और गुरु और उससे बोलो कि भैया गुरुजी के खाते में लिख लो, कभी आएंगे तो हिसाब कर देंगे। तुरंत भागो फिर वहां से, ना तो गुरुजी आने वाले हैं और ना कभी उनका हिसाब होगा, फिर तो वहां से भागना ही उचित है। ऐसा काम आप कर सकते हैं। हाथ आ गए तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इससे आपकी रनिंग की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा ऐसे कार्य किया करिए, जीवन रहा करो, ठीक है ना। और मैंने सच में किए हैं ऐसे कार्य। हमारे घर के बगल में एक मंदिर था, हमारे घर के बगल में एक मंदिर था, तो मेरा ना खूब खर्चा पानी उस मंदिर से चला है, खूब वर्षों। उस मंदिर में ना सुबह सुबह बहुत सारी लेडीज आई, मंदिर में पूजा करी और भगवान शंकर की प्रतिमा या पिंडी के आगे ना 1-2 रुपए रखकर चली गई। तो मैंने कहीं से सुना था कि बच्चों में भी भगवान बसते हैं, बच्चे ही थे। तो हमने कहा कि अगर वो महिला इन रुपयों को भगवान के लिए देके गई है, भगवान बच्चों में है, यानी भगवान हमारे अंदर है, और इस समय भगवान को तीव्र लालसा है कि वह चॉकलेट खाए, कि वह कहीं से बाहर जाकर चाट खाए या टॉफी खाए, तो वह पैसे भगवान को देकर गई, यानी हमारे लिए पैसे देकर गई है। डेली सुबह मेरा नियम था मंदिर जाना, घर के बगल में ही था, 1-2 रुपए वहां से उठाना और मार्केट में आकर आराम से चीज खाना। वर्षों तक उस मंदिर का हमने खाया है ना खूब। जैसे ही किसी एक व्यक्ति ने देखा कि ये डेली आ रहा है मंदिर, दाल में कुछ काला है, एक दिन उसने पकड़ लिया तो उस दिन ना सुताई हुई हमारी घर पर। पिटाई नहीं होती हमारे यहाँ, सुताई होती है, सुताई। सुताई मतलब पिटाई से 4-5 लेवल ऊपर की बात। पिटाई तो क्या है कि आजकल के बच्चों को ना माता पिता मारते नहीं है, हमें तो सूता गया है, कभी चप्पलों से, कभी चिमटों से। मैंने किसी बैच में भी कहा, एक बार तो सच में मेरी माता जी ने ना गरम चिमटा करके मेरे चिपका दिया था, वो निशान आज तक है। मैं किसी बात को लेकर मन नहीं रहा तो माता जी ने कहा रुक रुक तू रुक, ठीक है ना। उन्होंने तो बस मुझे डराने के भय से थोड़ा सा चिमटा गर्म किया, अब वो थोड़े के चक्कर में ना ज्यादा चिमटा गर्म हो गया, थोड़े के चक्कर में, और वो लाई और मैंने चिपका दिया। अब उन्हें लगा कि ये ज्यादा गर्म नहीं है, बस थोड़ा सा ही गर्म हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से वो चिमटा गर्म था और मेरे पैर पर चिपका दिया। वो निशान आज भी है, अद्भुत, एकदम अद्भुत कार्य किया हमने, बस यही। चलिए, तो श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब क्या होता है? देखिए, एक शब्द होता है अथ, क्या होता है अथ, और अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, क्या करना? प्रारंभ करना। ठीक, अथ का जब विलोम शब्द बनाया जाता है तो हम बोलते हैं इति होता है, इति का मतलब होता है समाप्ति, इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति। अब अथ का अर्थ जो प्रारंभ है ना, ये हमें नहीं पता कि सर ये कोई अच्छा कार्य है या कोई बुरा कार्य है, हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है। अच्छा कार्य या बुरा कार्य कुछ भी हो सकता है, और जब वह कार्य समाप्त होगा तब उसे बोलेंगे इति, इति यानी कार्य की समाप्ति हो गई। लेकिन आप 100% श्योर हो कि वह कार्य अच्छा है, तो अच्छे कार्य को इस नाम से फिर जानते हैं, फिर उसको बोलते हैं श्री गणेश। उसके फिर क्या बोलते हैं? श्री गणेश। श्री गणेश कहते हैं अच्छे कार्य की शुरुआत को, और जब अच्छा कार्य खत्म होगा तो सर खत्म होने के लिए समाप्ति के लिए इति का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अच्छे कार्य की समाप्ति है तो इस वजह से बोलते हैं इतिश्री। क्या बोलते हैं? इतिश्री। ये सर कार्य अगर अच्छा है बुरा है नहीं पता तो उसे अथ बोलते हैं उसकी शुरुआत को, और उसकी समाप्ति को केवल इति बोलते हैं। और कार्य अगर वास्तविक रूप से अच्छा है तो उसे बोलते हैं श्री गणेश, और उसकी समाप्ति को बोलते हैं इतिश्री। क्या बोलते हैं? इतिश्री। विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा। श्री गणेश करना मतलब शुभ कार्य की शुरुआत करना, और किसी कार्य की शुरुआत करना उसे बोलते हैं अथ।
एक और सवाल, आकर्षण कल पढ़ा था ये हमने आकर्षण। वो एक फूल खिला है, फूल का चित्र भी मैंने बनाने का प्रयास किया। मान के चलिए ये गुलाब का फूल है और इस गुलाब के फूल पर इसकी खुशबू से ना बहुत सारी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित होकर चले आते हैं। आकर्षित मतलब खिंचे चले आते हैं इसकी खुशबू से। तो वही जो खिंचाव है उसे हम क्या बोलते हैं? उसी खिंचाव को हम बोल देते हैं आकर्षण। विकर्षण का मतलब होता है सर दूर जाने का भाव, दूर चले जाने का भाव। ठीक, अगला अल्पसंख्यक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अल्पसंख्यक समाज है। अल्पसंख्यक समाज मतलब ऐसा समाज जो कि अभी अल्प संख्या में बचा हुआ है, यानी कम संख्या में है। लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करो या अल्पसंख्यकों के हितों के लिए नियम बनाओ, जरूरी है। ठीक है ना? तो सर अल्पसंख्यक है तो कोई बहुसंख्यक होगा, इसका भी तो क्या होगा? विकल्प क्रमांक बी। सर उपमान, ये अच्छा सवाल है। उपमान, देखो उपमान, ये चार तत्व होते हैं, ठीक है ना? इन तत्वों को ध्यान में रखिएगा। ये हालांकि हम अलंकार पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पाठ्यक्रम डिमांड नहीं कर रहा और ये परीक्षा पहली बार हो रही है, तो हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है कि जिनके आयाम पर हम चयन कर सकें कि आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। लेकिन अनुभव के आधार पर एक बात है कि जो कोई भी परीक्षा जो क्वालिफाइंग स्तर की है उसमें रस छंद अलंकार या डीप साहित्य के सवाल नहीं आते, ठीक है ना? अच्छा, तो सर एक शब्द होता है उपमेय। उपमेय पता है किसे कहते हैं? जैसे माता पिता आपकी और हमारी तुलना करते हैं वर्मा जी के लड़के से या शर्मा जी के वर्मा जी के लड़के से या शर्मा जी के लड़के से, तो जिसकी तुलना करते हैं उसे कहते हैं उपमेय। जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और सर उपमान एक शब्द है, उपमान कहते हैं जिससे तुलना होती है। जैसे हमारे कंप्यूटर जी अपने धर्मपत्नी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से करें कि गुरुजी जिस दिन वो मेकअप लगाकर आती हैं तो चंद्रमा भी फीका, यानी उनका मुख चंद्रमा के समान है। तो सर मुख के बारे में बातचीत करी गई, यानी मुख की तुलना करी गई जैसे चंद्र से कि मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख जो होगा ना ये हो जाएगा उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे हैं। और चंद्रमा यानी उपमान। इस समय तो कंप्यूटर महोदय आप भी सुन लो, आपको ऐसी ही बातें करनी है, ठीक है ना? घर जाओगे तो ऐसी ही बातें कि तुम तो चंद्रमा के समान सुंदर हो, ठीक है, तुम ये हो, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, कुछ ऐसी बातें, तब जाकर ये स्थिति कंट्रोल हो सकती है। अन्यथा आप जानते हैं क्या होगा, ऐसे जरूर बोलिएगा कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सर वास्तविक रूप से अगर उनका मन साफ है, आपका भी मन साफ है तो आप सुंदर हैं, और आप तो सुंदर हैं ही, मुझे पता है आपके मन में गुण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक? अच्छी बात है। अच्छा उपमान एक होता है सर वाचक शब्द, और वाचक शब्द का मतलब है जो शब्द तुलना करते हैं, जैसे चांद सरोसन चेहरा, सम समान सरेस इत्यादि इत्यादि शब्द। एक ऐसा साधारण गुण, और साधारण गुण को कहते हैं वह धर्म या वह गुण जिसके आधार पर तुलना होती है। ये चार तत्व होते हैं, ठीक? तो बहुत सारे व्याकरण बताते हैं कि अगर उपमेय है तो विलोम शब्द होता है उपमान, यानी जिसकी तुलना कर रहे हो इसका विलोम शब्द होगा जिससे तुलना की जाती है, लेकिन कुछ व्याकरण नहीं मानते। एक और शब्द होता है व्यतिरेक। व्यतिरेक शब्द का अर्थ पता क्या होता है? व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है जो तुलना के लिए अयोग्य है, जो तुलना के लिए अयोग्य है या जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं व्यतिरेक। तो सर एक तरफ तो एक ऐसा शब्द उपमान, उपमान मतलब जिससे तुलना होती है, इसकी जगह कई बार उपमेय भी शब्द आता है। उपमेय जिसकी तुलना होती है, तो जिससे तुलना हो या जिसकी तुलना हो, एक तरफ तो ये शब्द, एक तरफ ये शब्द कि सर जो तुलना के लिए ही अयोग्य है। व्यतिरेक प्रायोरिटी पर उत्तर होता है, चाहे उपमेय का विलोम शब्द पूछे चाहे उपमान का, ठीक है ना? उपमेय का विलोम शब्द आए चाहे उपमान का, व्यतिरेक प्रायोरिटी पर। व्यतिरेक नहीं है तब उपमेय को करना, और उपमेय का विलोम शब्द उपमान, अगर व्यतिरेक विकल्प में है तो व्यतिरेक को प्रायोरिटी पर, कि उपमेय का विलोम शब्द व्यतिरेक, व्यतिरेक नहीं है तो उपमान, उपमान का विलोम शब्द व्यतिरेक, व्यतिरेक नहीं है तो उपमेय, ठीक? विकल्प क्रमांक बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? क्या होगा? ये होगा। अगर आगे मंद, क्या होगा? मंद, ठीक? मंद, मंद कहते हैं धीमा, क्यों? मतलब बहुत ज्यादा धीमा। अजी छुट्टी ओ भाई साहब, हे भगवान, चलो ठीक है, होमवर्क करना फिर इसको, ठीक है ना? होमवर्क करना, एक और सवाल है जिसको होमवर्क करोगे आप, और उसके साथ-साथ ना यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करोगे, हाँ प्रैक्टिस करोगे यहाँ। इनको बस पढ़कर आना, इनको हम मंडे वाली क्लास में समझ लेंगे इनको, ठीक है? कि सील है तो असली होगा, दे है तो अदे होगा, इनको समझेंगे मंडे वाली क्लास में, ठीक? करेंगे, ठीक? कोई डाउट है तो पहले डाउट पूछो अभी, ठीक है ना? अभी मत जाओ, पहले 5-10 मिनट अगर कोई भी डाउट है तो डाउट सॉल्व कर लो, पूछो। कमेंट करते समय, कमेंट सेंड करने से पहले उस सवाल को 2-3 बार कॉपी करना और फिर बार-बार पेस्ट करते रहना ताकि दिख जाए सवाल। कई बार ऐसा होता है कि सवाल दिखता नहीं।